हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। है कि नहीं? तो आज हम लोग का क्लास 12th का एक छोटा सा चैप्टर है बहुलक। उसे कंप्लीट करने वाले हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वो पॉलीमर। हाँ। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार भी चैप्टर है। बहुत मज़ा आने वाला है। जितने भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे कंप्लीट किए हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेक्चर भी बहुत छोटा होने वाला है। बस सर पे एकदम आराम से ध्यान पूर्वक अपने जो भी ब्लूटूथ वगैरह जो भी पूरा एकदम कंसंट्रेशन से एकदम पढ़ते चलना है, ठीक है? हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर नीचे कमेंट करना। अपने दोस्त यार को सबको शेयर करना है। आई बात समझ में? हाँ। बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। एक डायलॉग था ना कि पहले तो मजबूरी में चालू किए थे, अब मजा आ रहा है। उस प्रकार इसमें होगा कि तो मजबूरी में देखना चालू किए थे, अब बहुत मजा आ रहा है। वैसा इस चैप्टर में फील होने वाला है। हाँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और अच्छा नंबर देके जाता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। बहुलक क्या होता है? बहुलक आ जा भाई। ये पहले से हम लिख कर रखे हैं ताकि जो है स्पीड जा सके सिलेबस, और जितना कम से कम टाइम में हो सके। भाई तुम क्या कर रहे हो? डबल डबल फोटो, गंदी बात। निकल लो। चल हट। आ गए टॉपिक पे। एक सेकंड, इसको थोड़ा सेटिंग देख लेते। हाँ, चलो भाई, आ जाओ। बहुलक, पॉलीमर। सर क्या होता है पॉलीमर? क्या होता है ये पॉलीमर? पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, और पॉलीमर, पॉली मतलब बहुत सारा, क्योंकि बहुत लिखा हुआ है, बहुत सारा। और मर का मतलब पार्ट। पार्ट यानी कि भाग। जो बहुत सारा भाग से मिलकर बनता है, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। तो मान चलो छोटा छोटा, जैसे मान लो हम एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी सब एक साथ है। अब एक बार एक हाथ एक पर है, जैसे नहीं होता कि हम लोग रैली वगैरह में जाते थे तो एक बच्चा दूसरे बच्चे पर हाथ रखे, तीसरा बच्चा, चौथे बच्चा, एक लगातार हाथ रखे हुए हैं, और सब चलते जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो पहले जब हाथ नहीं रखे थे तो सिंगल थे, सब अपन इकल्ले इकल्ले। एक हाथ रख दिया तो मान लो एक बॉन्ड बन गया, और एक लंबा श्रृंखला बना दिया, एक लंबा चैन बना दिया। तो जो एक बहुत सारा मिलकर जो एक हमको प्राप्त होता है ना, बहुत सारा भाग से जो मिलकर प्राप्त होता है, उसे हम लोग कहते हैं बहुलक। क्या है? ठीक है बाबू। देखो यहाँ डिफिनेशन में दिया हुआ है। समझते हैं कि क्या डिफिनेशन दिया हुआ है, किस प्रकार दिया हुआ है। क्या लिखता है? पॉलीमर यानी कि बहुलक, जब दो या दो से अधिक साधारण अणु, जब दो या दो से अधिक साधारण अणु सहसंयोजक बंधन से मिलकर बड़ा अणु बनाता है तो उसे हम लोग बहुलक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक छोटा अणु मिलकर बड़ा अणु बनाता है, छोटा छोटा मिलकर बहुत सारा बड़ा बना रहा, तो उसे हम लोग बहुलक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलकीकरण। जैसे कि ये मान लेते हैं इथिन। दो कार्बन है तो ईथ, और डबल बॉन्ड है तो ई एन, इथिन एन मोल में है। अब हम लोग जानते हैं कि ये टूटेगा तो भैया इसमें से एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई। इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड कमजोर होता है सिग्मा बॉन्ड की तुलना में, ये बॉन्ड टूटेगा। तो टूटेगा तो कैसा हो जाएगा? CH2 CH2। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? चार, तो दो और दो चार, दो इधर से और दो हाइड्रोजन, चार। अब लेकिन जैसे ही बॉन्ड टूट जाएगा तो इसका चार बॉन्ड होना चाहिए, तो इधर से भी जुड़ता चला जाएगा, इधर जुड़ता चला जाएगा। और एन मात्रा में मतलब बहुत सारा जुड़ता जाएगा। और जब बहुत सारा रहता है तो बोलते हैं ना पोलीमर, पोली मतलब बहुत सारा। तो पहले ये इथिन था, अब ऐसा ऐसा इथिन बहुत सारा जुड़ चुका है, तो वो इथिन से पोलीथीन हो जाएगा, यानी बहुत सारा इथिन जुड़ चुका है बाबू। ठीक है? तो बहुत सारा जुड़ जाता है तो उसमें पोली लगा देते हैं, क्या हो जाएगा? पोलीथीन। जैसे अब देखना, जो छोटा छोटा मोलिक्यूल, जो छोटा छोटा अणु मिलकर जो बड़ा अणु बना रहा, जो बड़ा अणु बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमर यानी कि बहुलक। लेकिन जो छोटा छोटा अणु मिलकर बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमर। मोनोमर मतलब एकलक। उसको क्या बोलेंगे? बहुलक। एकलक मतलब एक अकेला जो ऐसे ऐसे मिलकर बहुत सारा बहुलक बना रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ पॉलीथीन का एकलक क्या होगा, यानी पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा? तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या हो जाएगा? इथिन। एकलक क्या लिखा हुआ है कि वैसा छोटा अणु जो आपस में जुड़कर बहुलक बनाता है, वैसा छोटा अणु जो पूरा मिलकर बहुलक बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एकलक यानी कि मोनोमर। सिंपल है। जो छोटा यूनिट मिलकर जो बड़ा यूनिट बनाएगा उस छोटा यूनिट को हम लोग बोलेंगे मोनोमर यानी कि एकलक।
ठीक है बाबू। आगे उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रखा है कि जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पर एक और एग्जांपल दे देते हैं, फिर उसके बाद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखो, जैसे ये होता है ना कि CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसका नाम होता है कॉमन नेम विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। अब ये मान लेते हैं n मोल में ले लिए, बहुत सारा ये सब मेरे पास भरा पड़ा है। अब क्या हुआ ना कि ये जो है इसका पाई बॉन्ड टूट जाए, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो बॉन्ड कितना बच जाएगा, मात्र एक, तो हो जाएगा CH Cl। अब कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है, 4, तो 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 हाइड्रोजन 3, तो इधर भी बहुत सारा जुड़ता हुआ चला जाएगा, इधर भी बहुत सारा जुड़ता चला जाएगा। तो पहले थे ये विनाइल क्लोराइड, लेकिन अब इसको बोलेंगे बहुत सारा जुड़ता चला जाएगा, तो बहुत सारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोली विनाइल क्लोराइड। देख सकते हो। तो ये जो मेरा पोली विनाइल क्लोराइड है वो मेरा बहुलक है, बहुत सारा से मिलकर बना हुआ है, छोटा छोटा अणु से मिलकर। और जो बनाया उसको हम लोग बोलेंगे एकलक। एकलक यानी कि मोनोमर, मोनोमर है ये। और इस बनाने की प्रक्रिया को बहुलिकीकरण, बहुलकीकरण, सिंपल आसान है। अब हमसे कोई पूछ दे, बताओ देखो पोली विनाइल क्लोराइड को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे पोली का P, विनाइल का V और क्लोराइड का C, PVC। जो हम लोग को पाइप होता है ना टंकी वगैरह में पानी वाला नल नल में इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं PVC, पोली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, PVC। अब हमसे पूछे पोली विनाइल क्लोराइड का एकलक क्या होगा, तो विनाइल क्लोराइड। पॉलीथीन का क्या हो जाएगा, तो इथीन। यह एग्जांपल लिखा हुआ है कि भैया पॉलीथीन का एकलक क्या हो जाएगा, इथीन। अब पोली विनाइल क्लोराइड का एकलक क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। ठीक है। अगला जो है बहुलक का वर्गीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि बहुलक को कैसे बांटा गया है। तो बहुलक जो है पॉलीमर को जो है वो अलग अलग तरीकों से बांटा गया है, बहुलक को अलग अलग तरीके से। जैसे कि बहुलक को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। उसमें से सबसे पहला ए में सबसे पहले स्रोत के आधार पर कि बहुलक हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो बहुलक 3 तरीका से मिल सकता है। एक हमको प्राकृतिक रूप से नेचुरल से मिल जाए, एक जो खुद मनुष्य बना ले, और एक जो प्राकृतिक से मिलने के बाद मनुष्य उसको खुद ले जाके इंडस्ट्री में क्या करे, उसको भैया प्यूरिफिकेशन करे, फिर उसमें मिलाए मिश्रण करे, तब जाके नया बने। 3 चीज हो सकता है ना, एक जो डायरेक्ट प्रकृति से मिल जाए, एक बिना प्रकृति एकदम खुद से बना दे रिएक्शन उक्शन करवा के, और एक जो प्रकृति से मिला फिर उसको भैया अच्छे से शुद्ध किया जाए उसमें और मिलावट किया जाए तो हो जाएगा। तो 3 होगा। सबसे पहला नेचुरल पॉलीमर यानी प्राकृतिक बहुलक। तो कहाँ कहाँ से स्रोत है बहुलक पाने का, तो वैसा बहुलक जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, जैसे प्लांट और एनिमल से अगर मिलेगा तो उसे हम लोग प्राकृतिक बहुलक बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन। तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। तीसरा मेरा दूसरा क्या हो जाएगा, सिंथेटिक पॉलीमर, संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित मतलब मानव निर्मित, संश्लेषित मतलब मानव निर्मित। वैसा बहुलक जो प्रयोगशाला और उद्योग में बनाया जाता है उसे हम लोग सिंथेटिक बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, PVC, बेकेलाइट, पॉलीथीन, नायलॉन 66, नायलॉन 6 ETC। ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले। PVC तो अभी पढ़ लिए ना, PVC पोली विनाइल क्लोराइड, अभी जस्ट बताएं। बेकेलाइट क्या होता है ये भी बताएंगे। पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीथीन भी तो पढ़ लिए ना, पॉलीथीन भी तो पढ़ लिए। इथिन जब बहुत सारा मिलता है तो बन जाता है पॉलीथीन, जब विनाइल क्लोराइड बहुत सारा मिलता है तो बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेकेलाइट भी पढ़ेंगे, नायलॉन 66 भी पढ़ेंगे, नायलॉन 6 भी पढ़ेंगे अभी बाबू, आगे जस्ट पढ़ेंगे। अच्छा, तो एक तो प्राकृतिक रूप से मिल जाए सो, या तो हम लोग प्रयोग में बना ले, प्रयोगशाला में बना ले तब, ये तो कोई उद्योग में बना ले तब, या तो फिर तीसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित मतलब पूरे तरीका से मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा रहा, मतलब नेचुरल है, बस उसको उसमें हम लोग सुधार कर रहे हैं। जैसे कि वैसा बहुलक जिसके पास दोनों प्राकृतिक और संश्लेषित गुण होता है, दोनों गुण होता है, उसे हम लोग अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल में सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट। एकदम एग्जाम्पल याद कर लेना है, लिख लिख कर बाबू, हाँ तभी। तो ये तो पहला जो बांटा गया बहुलक को, वो स्रोत के आधार पर कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है, तो या तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होगा, या तो मानव निर्मित होगा, या तो अर्ध मानव निर्मित होगा, यानी कि अर्ध संश्लेषित बहुलक होगा। इसका एग्जाम्पल सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट। अब इसमें क्या था कि बहुलक के संरचना के आधार पर, अब हम लोग ये देखेंगे कि बहुलक के अगर संरचना के आधार पर देखें तो बहुलक टोटल कितना प्रकार का होगा। तो बहुलक के संरचना के आधार पर देखेंगे तो ये भी 3 प्रकार का। सबसे पहला लीनियर पॉलीमर यानी रेखीय बहुलक, वैसा बहुलक जिसके पास लंबा और सीधा श्रृंखला होता है, श्रृंखला, ठीक है ना।
ये श्रृंखला लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा तो इसको अच्छे से लिख देते हैं। श्रृंखला यानी कि चैन। लो ये देखो, देखो एकदम स्ट्रेट चैन ऐसा रह जाए, ऐसा ऐसा। अगर स्ट्रेट चैन है, वैसा बहुलक जिसके पास लंबा और सीधा चैन होता है, लंबा और सीधा चैन ऐसा कुछ इस प्रकार से, तो उसको हम लोग रेखीय बहुलक बोलेंगे। एग्जाम्पल में लो डेंसिटी पॉलीमर और पॉलीविनाइल क्लोराइड ईटीसी। वैसा वैसा पॉलीमर, पॉलीमर मतलब अगर नहीं समझ में आया तो समझो कि वैसा पॉलीमर जिसके पास डेंसिटी कम होगा, वैसा बहुलक जिसके पास घनत्व कम होगा, वो आ जाएगा, एक पॉलीविनाइल क्लोराइड आ जाएगा। और इसका ब्रांच्ड पॉलीमर, अब देखो सेम टू सेम यही है, बस इसमें कुछ शाखाएं आ जाएगा। देखो शाखाएं, बस बीच बीच में शाखाएं आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे वैसा बहुलक है जिसके पास लीनियर चेन यानी रेखीय श्रृंखला रहता है, और जिसके पास कुछ शाखाएं होती है, कुछ शाखाएं होती है। यानी कि रेखीय तो है ही, लीनियर तो है ही, देखो ऊपर भी रेखीय है, रेखीय बहुलक है, मतलब सीधा सीधा गया है, बस ये भी सीधा सीधा गया, बस इसमें कुछ कुछ ब्रांचेज आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, बीच बीच में कहीं कहीं बॉन्ड बन जाएगा, इसमें कहीं बॉन्ड नहीं बनेगा, एकदम स्ट्रेट पानी की तरह चला जाएगा, तो इसको रेखीय बहुलक। और कुछ ब्रांच आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच्ड पॉलीमर, यानी कि शाखाएं बहुलक, मतलब उसमें कुछ ब्रांचेज आ रहा। एक ऐसा हो जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारा करवा रखे हैं, बहुत मजा भी आएगा। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक है। देखो अभी जस्ट बताएं हम, अर्ध संश्लेषित, अभी तो यही तो था। अर्ध संश्लेषित कौन होगा, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। चलो आ जाते टॉपिक पर, ये होगा नहीं, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक नहीं है, तो सेलुलोज नाइट्रेट होगा, सेलुलोज एसीटेट होगा, अब पॉलीएसोप्रीन होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, पर हमसे पूछ रहा कौन नहीं होता है, तो याद रखना वल्कनाइज्ड रबर, यानी कि अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे बाबू, ये क्या होता है वल्कनाइज्ड रबर, अभी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। रबर में सुधार की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। अभी सुधार की प्रक्रिया क्या होता है हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बाकी बात देख सकता है, अभी जस्ट एग्जांपल लिखा है, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, ये सब सब जो है वो अर्ध संश्लेषित बहुलक है बाबू। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, इनमें से कौन सा जो मतलब प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। प्रोटीन, प्रोटीन तो भैया हम लोग प्लांट व्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, तो उसे सब तो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। नायलॉन 66, बुना एस, टिरिलिन, ये सब जितना जो है वो बाबू वो एक एक करके हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, और सब का सब मानव निर्मित है, संश्लेषित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन भैया मिलता है एनिमल से, दूध से, मिल्क, फ्रांस से, सब क्या है, नेचुरल है, बनाया नहीं जाता है। अब आते हैं कि भैया हम लोग जो है वो बहुलक को बांट रहे थे संरचना के आधार पर, तो दो देखें सर, एक तो एकदम सीधा सीधा बढ़ जाएगा सो, और एक उसमें कुछ ब्रांचेज आ जाएगा, तो ब्रांच पॉलीमर, ब्रांच बहुलक। और एक जो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, या तो फिर उसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क पॉलीमर। यानी कि अगर ब्रांच में जो देखो देखो भाई, अगर लीनियर देखो ऐसा सिर्फ रह जाता है, अगर ये सब जितना भी दिख रहा ब्रांचेज वो नहीं रहता, सिर्फ रेखीय रह जाता, सिर्फ रेखीय, तब तो उसको रेखीय बहुलक बोलते हैं। लेकिन उसमें अगर एक आध दो छोटा छोटा ब्रांच आता तब उसको ब्रांच पॉलीमर। लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या तो नेटवर्क पॉलीमर, इसमें बहुत ज्यादा है, मान लो एक और यहाँ जुड़ जाए, एक यहाँ जुड़ जाए, एक यहाँ जुड़ जाए, बहुत ज्यादा जुड़ जाए, थोड़ा बहुत नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। वैसा बहुलक जिसमें तीन आयामी नेटवर्क यानी थ्री डायमेंशनल, लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वैसा बहुलक जिसमें तीन आयामी नेटवर्क संरचना होती है, जो व्यक्तिगत बहुलक श्रृंखलाओं को जोड़ने वाली रासायनिक बंधनों द्वारा बनाया जाता है, उसे हम लोग नेटवर्क बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल में बेकेलाइट, मेलामाइन, ईटीसी। ठीक है, एकदम आसान है। अगर अगर ऐसा रह गया देखिए, अगर इसमें कुछ एक आध दो ब्रांचेस आ गया तो ब्रांच, अगर बहुत ज्यादा ब्रांच आ गया, एकदम भरा पड़ा है पूरा, एकदम पूरा भर गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड या तो फिर नेटवर्क बहुलक, नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, तो ये हो गया दो तरीका से। उसके बाद जो हम लोग बांटते हैं, उसके बाद जो हम लोग बांटते हैं, फिर यहाँ तक में किसी से हम लोग का
फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, नहीं आता, वो सब्जेक्टिव नहीं आता। लेकिन इसके बाद जो बढ़ते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर, कि आखिर उसके जो 2 3 4 बहुत सारा मोनोमर, लाखों मोनोमर एक अलग मिल रहा तब जाकर बहुलक बन रहा। तो वो जो बहुत सारा जुड़ रहा है उसके बीच में आकर्षण कैसा है, तो उसके आकर्षण के आधार पर जो है टोटल 4 प्रकार का बांटा गया। इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अब ये याद रखना बाबू, एक एक करके स्टार्ट अभी जरूर करेंगे, बट ये जो दोनों क्वेश्चन दिख रहा, ये वाला और ये वाला, ये 2 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है। ये सिंपल आएगा, व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है, और थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है। बहुत आसान भी है और बहुत मजा आने वाला है। चलो देखो इसमें आ जाओ। पहला आता है इलास्टोमर। इलास्टोमर को हम लोग हिंदी में भी इलास्टोमर ही कहते हैं, लिख रखे हैं सारा चीज। अब देखो, मान लो कि एक लग बहुत सारा मिल रहा था, बहुलक बन रहा। छोटा छोटा बहुत सारा मिलेगा तो बहुत सारा बहुत बड़ा एक अणु बनेगा, जिसको यौगिक बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक। तो आखिर जो मान लो छोटा छोटा मिलेगा, जैसे कि अगर हम बात करें, ये इसी का बात करते हैं। ये देखो, ये मान लो पेन है, 3 पेन है। तो 3 पेन को ऐसे जोड़ेंगे, ये एक लक है, पहले सिंगल सिंगल था, अब इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, बहुलक। ये बन जाएगा बहुलक, पूरा जुट गया बहुलक। तो आखिर यहाँ एक ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट यहाँ पर मिल रहा, और एक ज्वाइंट यहाँ मिल रहा 2 ज्वाइंट। हाँ से 2 ज्वाइंट मिल रहा। तो ये ज्वाइंट अगर कमजोर यानी दुर्बल आकर्षण बल से रहेगा, दुर्बल दुर्बल कमजोर रहेगा, तो इलास्टोमर बोलेंगे। और यही वाला अगर जो मोनोमर आपस में जुट रहा, जहां पर ज्वाइंट है, जिसको हम लोग पॉलीमेरिक चेन बोलते हैं, पॉलीमेरिक चेन, अगर ये मजबूत रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइबर। कितना आसान है, कितना आसान है बाबू। अगर एक लक आपस में दुर्बल आकर्षण बल से बंधा रहेगा तो इलास्टोमर, और अगर प्रबल से बंधा रहेगा तो फाइबर। एकदम आसान है बाबू, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। दुर्बल होने की वजह से इसको हम लोग खींच सकते हैं, तो एक इसे फोर्स लगाएंगे, खींचेंगे तो रबड़ की तरह टनाएगा, और जैसे ही फोर्स हटाएंगे, जैसे ही बल लगाना बंद कर देंगे, वैसे यहाँ के क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब पहले वाला मूल संरचना में आ जाएगा। अब देखो हम पढ़ के बताते हैं, सुनो क्या बोलता है, कि वैसा क्वेश्चन आता है कि बताइए, सब का सब आता है बाबू, सब का सब, सब तीन चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। सॉरी भाई, इसमें दोनों सिर्फ दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, गंदी बात, हम पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट कर देते हैं। और किया हुआ है के आई, कस कस के इंपॉर्टेंट है, पहले से किया हुआ है, के आई है, कस कस के इंपॉर्टेंट है, बी आई है बाबू। सब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर 3 4 इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर, जिसमें से हम लोग पहला पढ़ रहे हैं इलास्टोमर। वैसा बहुलक जिसमें पॉलीमेरिक चेन, पॉलीमेरिक चेन उसको बोलते हैं जहां पर मेरा बहुलकीय श्रृंखला होता है, यानी कि जहां पर हमारा मोनोमर एक लग जुटता है उसको पॉलीमेरिक चेन बोलते हैं। तो वैसा बहुलक जिसमें पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे से दुर्बल अंतरा आणविक आकर्षण बल से बंधा होता है उसे इलास्टोमर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बूना एन, बूना एस, नियोप्रीन। एकदम याद करना पड़ेगा सर इसका हिंदी, हिंदी कुछ नहीं बाबू, इसका हिंदी नहीं होता। बूना एन क्यों बोल रहे हैं आगे बताएंगे, बूना एस क्यों बोल रहे हैं वो भी आगे बताएंगे, नियोप्रीन क्यों बोल रहे हैं वो भी आगे बताएंगे। सारा ऑर्गेनिक नाम है, तो बूना एन, बूना एस, नियोप्रीन, ठीक है। तो कमजोर से बंधा रहेगा तो फाइबर इलास्टोमर, और मजबूत से बना रहेगा तो इलास्टोमर। अब इसमें बहुत अच्छी बात लिख रहा है, पॉलीमेरिक चेन में दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल होने के कारण तनाव पड़ने पर, कमजोर बल होने की वजह से तनाव पड़ने पर आणविक श्रृंखला सीधा हो जाता है। मान लो कि ये कमजोर से बंधा हुआ, तनाव पड़ेगा, तनाव मतलब खिंचाव, खिंचाव पड़ेगा तो सीधा हो जाएगा, सीधा मतलब टना जाएगा रबर की तरह। और तनाव हटाने पर, जब इस फोर्स को हटाएंगे तो वापस अपनी मूल आकार में आ जाता है। रबर को टानते हैं, तनाव लगाते हैं तो भैया वो सीधा खिंचा जाता है, जब छोड़ते हैं तो फिर अपना मूल आकार में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच में जो बंधा हुआ है छोटा 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 एकलक, जिसको मोनोमर बोल रहे हैं, वो दुर्बल अंतरा आणविक आकर्षण बल से बंधा होता है। एग्जाम्पल में बूना एन, बूना एस, नियोप्रीन। फाइबर जस्ट उसका उल्टा है, सेम टू सेम है, कि वैसा बहुलक जिसमें पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे से प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल से बंधा होता है तो उसे हम लोग फाइबर कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नायलॉन 66, नायलॉन 6, पॉलिस्टर ETC, और भी बहुत सारा है, कोई दिक्कत। अब इसमें देखो, इसमें दुर्बल था लेकिन इसमें प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होने के कारण इसके पास अधिक क्वथनांक बिंदु होता है। क्वथनांक बिंदु क्या होगा,
सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, मजबूत है। ठीक है बाबू, तो ये दोनों में अंतर आता है, तो बहुत आसान है। ठीक है भाई, अब इससे पर देखना, एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलास्टोमर का उदाहरण नहीं है। इलास्टोमर, इलास्टोमर के उदाहरण कौन कौन था। इलास्टोमर, बुना एन, बुना एस, नियोप्रीन। देख लो, बुना एस भी था, बुना एन भी था, नियोप्रीन भी था। कौन नहीं एग्जाम्पल, टेफ्लोन, टेफ्लोन उदाहरण नहीं है। अब आते हैं आगे बाबू, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चार था इलास्टोमर, फाइबर। अब जो हम लोग पढ़ने वाले, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक, थर्मो मतलब उसमें, आप प्लास्टिक तो तुम लोग जानते हो, और पॉलीमर मतलब बहुलक। क्या होता है थर्मोप्लास्टिक बहुलक। भाई हिंदी नहीं होता है, तुम अगर हिंदी करना भी चाहते हो तो गूगल करके देख लेना, सेम टू सेम ही आएगा। अब ये देखो, थर्मोप्लास्टिक कैसा है कि वैसा बहुलक जिसको गर्म करने पर, गर्म करने पर पिघल जाए। गर्म किया, गर्म किया, पिघल गया, और ठंड किया तो फिर जम जाए। जैसे कि प्लास्टिक देख लो, प्लास्टिक को हम लोग थोड़ा सा गर्म देते हैं, देखो कर कर आने लगता है कि वो मुंडी टेढ़ा कर लेगा ससुरी को, हाँ तुरंत मुंडी। गर्म तेल को तुम डाल दो भैया बोतल में तो तुरंत ही, और जैसे ही ठंडा होगा तो टाइट हो जाएगा फिर वो। तो वैसा बहुलक, वैसा बहुलक जो गर्म करने पर मुलायम, मुलायम मतलब सॉफ्ट हो जाए, गर्म करने पर मुलायम हो जाए यानी गलनांक हो जाए, पिघल जाए, और ठंड करने पर कठोर हो जाता है, उसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। आ गया समझ में, गर्म करने पर मुलायम और ठंड करने पर कठोर हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। जैसे एग्जांपल में पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जस्ट पीछे बताएं, पीवीसी समझ में आता है ना, जो पाइप वगैरह लगता है, उसको थोड़ा सा गर्म कर दो तो देखो एकदम ऐसे टाइट हो जाएगा, पिघल जाएगा, एकदम नीचे हो जाएगा, एकदम टेढ़ा हो जाएगा, और जैसे ही ठंडा होगा तो फिर एकदम टाइट हो जाएगा वो। नहीं देखता कई बार गर्म होने की वजह से इन्हें हो जाता है, चाहे इधर हो जाता है, चाहे कुछ चीज़ पिघल जाता है। पाइप जो पानी वाला पाइप बाबू, थोड़ा गर्म कर दो, ऐसे मोड़ दो, मुड़ जाएगा, और फिर उसको छोड़ दो, ठंडा कर दो, तब तो फिर टाइट हो जाएगा वो। उसी तरीका की बात है। एग्जाम्पल में पॉलीथीन, प्लास्टिक जानते ही हो, अब जलाना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है, फिर टाइट करना, टाइट हो जाएगा। पोलिस्ट्रीन, ईटीसी। ठीक है बाबू, थर्मोसेटिंग पॉलीमर जैसे इसका उल्टा, वैसा बहुलक जिसको गर्म करने पर वो कभी मुलायम होता ही नहीं है, कभी पिघलता ही नहीं है, तुम कितना ही गर्म कर लो। जैसे कि कुकर का हैंडल, कुकर का हैंडल, जो कुकर पकड़ते हैं, जो ब्लैक ब्लैक रहता है, कुकर के ऊपर में हैंडल जो रहता है ब्लैक ब्लैक, तुम उसको पूरा घर जल जाएगा लेकिन वो नहीं जलेगा। समझ में आ रहा, तो उसको बोलेंगे वैसा बहुलक जो गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है, उसे हम लोग थर्मोसेटिंग बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल में बेकालाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रिजिन। ये एग्जाम्पल तो याद करना पड़ेगा बाबू, अभी तो क्वेश्चन दिखाएंगे हम। हिंदी मीडियम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो यही लिखा रहता है, बस उसको हिंदी में लिखा रहता है। तो बेकालाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रिजिन, जो पिघल जाएगा, जो पिघल जाएगा गर्म करने पर, और ठंड करने पर कठोर हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। और जिसको गर्म करने पर नहीं पिघलेगा, नहीं मुलायम होगा, उसको हम लोग थर्मोसेटिंग बोलेंगे। तो ये तो बांट दिए बाबू, किसके आधार पर बांट दिए, तो ये हम लोग बांटे सर अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर। उसके अलावा बहुलक को बांटा गया है बहुलकीकरण के आधार पर, यानी बनाने के आधार पर। अगर बनाते हैं तो बनाने के आधार पर दो प्रकार का होता है, एडिशनल पॉलीमेरिजेशन योगात्मक बहुलकीकरण, और एक कंडेंसेशन पॉलीमरेशन संघनन बहुलकीकरण। और ये दोनों को दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों को दोनों के क्या है, एकदम कस कस के इंपॉर्टेंट है बाबू। बीबीआई है एकदम, पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, बीबीआई। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड इंपॉर्टेंट, मजा ही मजा आने वाला है। ठीक है, उससे पहले कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है वो देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि थर्मोसेटिंग बहुलक का एक एक उदाहरण बताओ। अरे थर्मोसेटिंग, ये है मास्टर, हम थर्मोसेटिंग पूछ रहा है, देखो तो थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग का क्या होगा, बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग का बेकेलाइट। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, थर्मोसेटिंग का बेकेलाइट। वाह मजा आ गया सर, मजा आ गया। और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ए हे राजा जी, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एग्जांपल कौन कौन था, पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन। अभी देख लेते हैं भाई, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। हम लोग जानते हैं पीवीसी होता है, पॉलीस्टीरीन होता है, टेफ्लॉन होता है। कौन एग्जांपल नहीं है, नायलॉन 66, नायलॉन 66। टेफ्लॉन कैसे होता है आगे पता चलेगा। पॉलीथीन, पॉलीथीन किसका एग्जांपल है, थर्मोप्लास्टिक। देखो हिंदी में लिखा हुआ है ना, वैसा ही लिखा रहता है, बस तो हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो। थर्मोप्लास्टिक का
थर्मोसेटिंग पॉलीमर का और किसका होता है? तो भैया पॉलीथीन, पॉलीथीन प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक है, जस्ट बताएं। पॉलीथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक है, नहीं है तो चेक कर लो भाई, यही तो है। कौन सा बहुत दूर चले गए? ये देखो, ये देखो थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन, इसी के अंदर जाएगा बाबू। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे देखें, चलो। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले बहुलकीकरण के आधार पर दो, एक एडिशनल यानी योगात्मक बहुलकीकरण और एक होगा संघनन बहुलकीकरण। अब तुम लोग क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि योगात्मक बहुलकीकरण किसे कहते हैं, या तो आप योगात्मक बहुलकीकरण से क्या समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, समझा देते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो, अगर मान लो जैसे ये एकलक है, एकलक है मतलब मोनोमर है, ये बहुत सारा जुटेगा, बहुत सारा जुटेगा तो क्या बनाएगा? बहुलक। अगर एकलक जुटेगा तो क्या बनाएगा? बहुलक। अब तुम खुद सोचो कि भैया अगर ये बहुत सारा जुटेगा तो बनाएगा, तो अगर अगर ये एकलक, अगर ये मोनोमर आपस में जुट रहा और डायरेक्ट जुट गया बिना कुछ अणु को बाहर निकाले हुए, तो उसको हम लोग बोलेंगे योगात्मक बहुलकीकरण। लेकिन अगर मान लो कि ये दो एकलक आपस में जुट रहा लेकिन कुछ अणु बाहर निकालने के बाद, जैसे मान लो इसको बाहर निकाल दिया ना, तुम्हारे साथ ना जुटे, ये बाहर हो गया, और फिर इसको जुट रहा, ये देखो ऐसे, ये बाहर हो गया, अब ये दिख रहा, ये बाहर हो गया, अब ये जुट रहा। तो अगर एकलक आपस में कुछ अणु बाहर निकालने के बाद जुटता है तो उसे संघनन बहुलकीकरण बोलेंगे। और दो एकलक जो बहुत सारा ऐसे ऐसे मिलकर, मतलब अगर एकलक आपस में जुट रहा बहुलक बनाने के लिए, लेकिन जो जुट रहा बिना कुछ अणु बाहर निकाले हुए, डायरेक्ट जुट जा रहा, कुछ बाहर नहीं निकाल रहा, तो उसे हम लोग कहते हैं योगात्मक बहुलकीकरण बाबू। ठीक है, और कितना आसान है, डिफिनेशन है और 2 नंबर में आता है। अब देखो, वैसा रासायनिक प्रक्रिया, ये भी एक तरह का रासायनिक प्रक्रिया है। तो वैसा रासायनिक प्रक्रिया, ये वैसा रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एकलक आपस में जुड़कर एक लंबी बहुलक श्रृंखला बनाता है। कि एकलक जो होता है, मोनोमर जो होता है, आपस में जुड़कर एक लंबा श्रृंखला बनाएगा, जुड़ता 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 चला जाएगा बिना किसी छोटे अणु को बाहर हटाए, बिना कुछ किसी छोटा अणु को बाहर निकाले हुए, बिना हटाए हुए। ए मच्छर, तुम परेशान करके रखा है, बीच में डिस्टर्ब कर रही है। मर गया भाई, मर्डर कर दिया मैंने, केस तो नहीं हो जाएगा? नहीं होना चाहिए केस है, मर्डर कर देता है। आते हो, एक और आ रहा है, ये देखो, ये देखो जादू, भाग गया। इस बार इधर तरफ आएगा तो बहुत मारेगा वहीं। चलो, तो इस सर योगात्मक बहुलकीकरण जो है ना, योगात्मक योगात्मक बहुलकीकरण जो उसमें जो एकलक जो मिलेगा वो आपस में जुड़कर एक लंबी बहुलक श्रृंखला बनाता है, लेकिन बिना किसी छोटा अणु को बाहर हटाए, तो उसे योगात्मक बहुलक कहते हैं। और इस बनाने की प्रक्रिया को योगात्मक बहुलकीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में 4 है, मात्र 4 एग्जाम्पल है। इतना डिफिनेशन लिख दो एग्जाम में और 4 एग्जाम्पल लिख दो, पूरा 2 नंबर दे देगा। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख रखे हैं, पर एग्जाम्पल का हम एक्सप्लेन कर रखे हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इतना लिख दो, उसको लिखोगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कौन कौन होता है देखो, दिखा देते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन लिख दो, बस खाली लिखते जाना नाम। उसके बाद अभी तो क्वेश्चन है, ख्याल हम बता देंगे कैसे करना है, क्वेश्चन मेरे पास भरा पड़ा है इसीलिए। चलो एक एक एग्जाम्पल है, फिर से मच्छर गवा, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, सही में डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत मारेंगे, बता रहे हैं। चलो, लो डेंसिटी पॉलीथीन मतलब वैसा पॉलीथीन जिसका डेंसिटी कम होता है, कम। यह उच्च दाब और तापमान पर अधिक तापमान और प्रेशर देते हैं। यह उच्च दाब और तापमान पर योगात्मक बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है, जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। सर इसका डिफिनेशन, डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, बस हमको इसका डिफिनेशन से मतलब है। इसका जितना भी एग्जांपल देंगे हमको उसका डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेना है। जिसे मान चलो लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें, तो ये जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है, बस वो ध्यान में रखना है, उसके अलावा कुछ ध्यान में नहीं रखना। जैसे कि जैसे अगर हम बहुत बात करें कि जो पॉलीथीन बनता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, वो किससे मिलकर बनता है? इथिन से। अगर बहुत सारा इथिन मिल जाता है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं पॉलीथीन। कितना आसान है। हाँ, लेकिन जब लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है
तब वो 1000 से 2000 एटीएम प्रेशर, 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उत्प्रेरक लेते हैं वो दिखा दो। बेंजोइल पेरोक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। तो ये हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड, जो हो गया मेरा उत्प्रेरक हो गया बाबू, उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ याद, ये तो डिफिनेशन याद करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। सिंपल लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो एग्जाम्पल है किसका, योगात्मक बहुलकीकरण का। तो योगात्मक बहुलकीकरण का उदाहरण पूछे तो क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन, मतलब वैसा पॉलीथीन जिसका वह डेंसिटी कम होता है, मतलब हल्का वाला पॉलीथीन, जैसे कि प्लास्टिक जिसमें सब्जी उब्जी लाते हैं, या तो पानी की बोतल। अब ये वाला पॉलीथीन तुम जोड़ लो, जो पाइप वाला होता है सो, या तो जो हमारा बाल्टी इस्तेमाल करते हैं पीने वीने के लिए, जो हार्ड वाला बाल्टी होता है वो, या तो बोतल भी एक आता है हार्ड वाला, वो सब बोतल नहीं, एकदम मुलायम वाला बोतल है, एकदम हल्का हल्का, एकदम जो दाबो तो तुरंत दबा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। आगे समझ में। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, इथिन का। और इसमें कैटेलिस्ट क्या लेते हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड। इससे ज्यादा याद करना है, कुछ याद नहीं करना है बाबू। इसका उपयोग स्क्वीज बोतल, स्क्वीज बोतल मतलब समझ में आता है ना, जो मतलब आसानी से दब जाता है, नॉर्मल बोतल। तो आयस खिलौना बनाने में, फ्लेक्सिबल पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप समझ में आता है, जो भैया नल में जोड़कर यहाँ से लेकर वहां तक पानी पटाते हो खेत वगैरह में, उसको फ्लेक्सिबल पाइप बोलते हैं। फ्लेक्सिबल पाइप बनाने में किया जाता है, बस यही सब में इस्तेमाल किया जाता है। अगर लो डेंसिटी पॉलीथीन हो रहा है तब तो मेरा हाई डेंसिटी भी पॉलीथीन होगा। हाँ सर क्यों नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा। चलो उससे पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। बच्चे द्वारा पीने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बोतल किससे बनता है। हाँ बच्चे द्वारा जो पिया जाता है वो थोड़ा नॉर्मल बोतल होता है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, पोलियमाइड का ना, पोली यूरिया का, पोलिस्टर का ना पोलीथीन का। बस ये थोड़ा छोटा इधर चला गया, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। पोलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं बाबू, पोलीथीन का। चलो अब देखो, अगर लो डेंसिटी पॉलीथीन हो रहा तब तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी होगा। हाँ सेम टू सेम ये भी, कि अगर नाम लिखा हुआ पोली, पोली मतलब बहुत सारा, और इथिन मतलब बहुत सारा इथिन से मिलकर क्या बना हुआ है, पॉलीथीन। बस सिर्फ कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा, उसमें कैटलिस्ट बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, इसमें जो हम लोग कैटलिस्ट लेंगे वो जिगलर नाटा, जिगलर नाटा। सर एक कैटलिस्ट याद करना, हाँ याद कर लेना, क्या दिक्कत है, कि लो डेंसिटी में बेंजोइल पेरोक्साइड, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जिगलर नाटा, बस। टेम्परेचर 333। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, बकेट्स, डस्टबिन, बोतल बनाने में किया जाता है। द बकेट्स हार्ड वाला बाल्टी, डस्टबिन जिसमें कचरा होता है तो वो भी बहुत मजबूत होता है, हार्ड वाला बोतल बनाने में करते हैं। और वो वाला जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है ना, जो सब्जी उब्जी लाते हैं प्लास्टिक व्लास्टिक, वो वाला रहता है, और ये मजबूत वाला रहता है, ये महंगा देता है। महंगा देगा भाई साहब ये, हाँ बहुत महंगा देगा। तो सर दो एग्जाम्पल तो हो गया योगात्मक का, एकदम। सर योगात्मक तो आप बताए थे, अगर दो छोटा छोटा एकलक अगर आपस में मिल रहा है, बहुत सारा मिल रहा है और बहुलक बना रहा है, बिना कुछ अणु बाहर निकाले हुए, तो उसे योगात्मक बोलेंगे। हाँ भाई हाँ, हाँ हाँ सही तो बोल रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, जब यहाँ बता रहे थे तो इसका बॉन्ड टूटा, जुड़ता हुआ चला गया, कुछ बाहर निकाला नहीं निकाला, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ जिसका बॉन्ड टूटेगा ऐसा जुड़ता हुआ चला जाएगा आगे, कुछ बाहर निकाला ना निकाला, योगात्मक की तो है। एक और योगात्मक एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये देखो, टेफलोन। टेफलोन अभी जो ऊपर जो पढ़े थे ना, टेफलोन, टेफलोन या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन को ही हम लोग बोलते हैं टेफलोन। सर ये समझ में नहीं आया क्या होता है, देखो ना हम बताते हैं, समझो 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 समझो। यह उच्च दाब और तापमान पर योगात्मक बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। अरे भैया सब तो योगात्मक द्वारा ही बनाया जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं योगात्मक बहुलकीकरण। जब योगात्मक बहुलकीकरण पढ़े तो सब उसी से तैयार किया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। याद करना है, कुछ याद ना करना है, बस खाली एग्जाम्पल याद करते जाओ। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, टेफ्लोन या तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, योगात्मक का। लो डेंसिटी पॉलीथीन इथिन से बनेगा, उसका उत्प्रेरक बेंजोइल पेरोक्साइड। हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी किससे बनेगा, इथिन से बनेगा, उसका उत्प्रेरक जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। इससे ज्यादा याद करना है, कुछ ना याद करना है, हाँ बस इतना याद करना है। अब तीसरा एग्जाम्पल कौन हो गया योगात्मक का, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। अब कैसे बनता है, चलो वो बना के दिखाते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो यहाँ देखो, इसको हम अच्छे से यहाँ पर लिख रखे कि टेफ्लोन, टेफ्लोन यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन कैसे बनाया जाता है।
तो ये उच्च दाब और तापमान पर योगात्मक बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है वो देखो, जिसमें पर सल्फेट का उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। इससे को मतलब नहीं, ये देखो सिर्फ ये, इसको हम लोग क्यों बोलते हैं। अब देखो, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का कॉमन नेम हो गया टेफ्लोन। कैसे लिखेगा वो देख लो, कितना आसान है। अगर दो कार्बन रहता है तो दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ। हाँ सर, डबल बॉन्ड है तो ई एन, इथिन हो गया। हाँ सर, हो तो गया। अब तुम बताओ, एक फ्लोरीन रहता है तो लिखते हैं वन पर फ्लोरो, टू पर फ्लोरो, कॉमन नेम है। अभी इसी ने में पता है ना। दो रहता है तो क्या लिखते हैं, डाईफ्लोरो। तीन रहेगा तो क्या लिखेंगे, ट्राईफ्लोरो। और चार रहेगा तो क्या बोलेंगे, टेट्राफ्लोरो। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कितना बड़ा बनाता है, चार। इसका भी हम लोग फ्लोरीन से पूरा किया, इसका भी फ्लोरीन से, इसका भी फ्लोरीन से, इसका भी फ्लोरीन से। तो नाम क्या बोलोगे कि सर, एक दो तीन चार, पहले लटका हुआ लिखते हैं तो टेट्राफ्लोरो, टेट्राफ्लोरो। और दो कार्बन है तो ईथ, और डबल बॉन्ड है तो ई एन ई। हो गया टेट्राफ्लोरो इथीन। कितना आसान है बाबू। तो ये टेट्राफ्लोरो इथीन जो होता है, अगर एन मात्रा में रह जाए, बहुत सारा मात्रा में, तो जब इसका बॉन्ड ये वाला टूटेगा और फिर ऐसा ऐसा जुड़ता हुआ चला जाएगा इधर इधर, तो यही पोली टेट्राफ्लोरोइथेन से टेफ्लोन बन जाता है। टेफ्लोन यानी कि टेट्राफ्लोरोइथीन से। अब ये बहुत सारा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे पोली, मतलब बहुत सारा, टेट्राफ्लोरोइथीन। पोली टेट्राफ्लोरोइथीन। इसी का हम लोग कॉमन नेम में क्या बोल रहे हैं, टेफ्लोन। सर ये तो बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। इथिन का पॉलीथीन, बहुत सारा इथिन मिलेगा तो पॉलीथीन लो डेंसिटी वाला, हाई डेंसिटी वाला। अगर टेट्राफ्लोरोइथीन बहुत सारा मिलेगा तो पोली टेट्राफ्लोरोइथीन। बस खाली पोली लगा देना है सर। हाँ, बहुत आसान है बाबू, कितना आसान है वो देख लो। अब बस पोली टेट्राफ्लोरिन का एग्जाम एक और नाम होता है टेफ्लोन, ये याद कर लेना है। अब आ गया पोली अक्रेलो नट्राइल। अक्रेलो नट्राइल, इसके पीछे भी रीजन है। नट्राइल किस में लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप जब सनाइड रहता है तब। सनाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, नट्राइल। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं अक्रेलो नट्राइल। अक्रेलो नट्राइल, CH2 CH, नीचे रहता है CN, इसका नाम होता है अक्रेलो नट्राइल। अब इसको भी रिएक्शन करवाएंगे तो इसका भी पाई बॉन्ड टूटेगा और फिर इधर से एन मात्रा में जुड़ता चला जाएगा। तो अक्रेलो नट्राइल से क्या हो जाएगा, ये भी अक्रेलो नट्राइल है। और ऐसा ऐसा बहुत सारा जुड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, पोली, पोली अक्रेलो, अक्रेलो नट्राइल। ये देखो क्या बन गया बाबू, पोली अक्रेलो नट्राइल। तो पहले था ये, इसका नाम याद कर लेना, CH2CH को बोलता है अक्रेलो नट्राइल। और बहुत सारा जुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे एन मात्रा में हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, पोली अक्रेलो नट्राइल। बस पाई बॉन्ड टूटेगा, देखो कुछ बाहर निकल रहा नहीं, बस बॉन्ड टूटा, ऐसा ऐसा जुड़ता चला जाएगा, इसको बोलेंगे अक्रेलो नट्राइल। अच्छा, टेफ्लॉन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग ऑयल सील, ऑयल सील समझ में आता है ना। हाँ, जो रबर टाइप का जो लगा रहता है ना कोई ऑयल को सील करने में, उसको बोलते हैं ऑयल सील। गैसकेट, जो गैस का वाशर होता है रबर टाइप का। नॉन स्टिकी सरफेस कोटेड यूटेंसिल, नॉन स्टिकी सरफेस कोटेड यूटेंसिल। देखो आजकल जो है बर्तन जो आता है ना, यूटेंसिल मतलब बर्तन, और कोटेड मतलब पेंट, और नॉन स्टिकी मतलब जो चिपचिपा नहीं होता है, स्टिकी मतलब चिपचिपा होता है। आजकल देखना जो आता है ना इंडक्शन वगैरह पर, देखना पूरा ब्लैक ब्लैक टाइप का कढ़ाई आता है, ब्लैक ब्लैक इंडक्शन टाइप का आता है, सब चीज़ आता है ब्लैक ब्लैक टाइप का। तो उसमें देखना, उसमें तेल का मात्रा बहुत कम लगता है। पहले जो होता था ना कि हम लोग जब भी नॉर्मल कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं उसमें तेल बहुत लगता है, उसमें तेल लगता ही नहीं है। हम लोग तेल इसलिए देते हैं चिपके ना, वो ऐसा बर्तन ही बनाया जाता है ना जिसमें चिपकवे नहीं करता है, ऐसा पेंट छकाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो ऑयल सील, गैसकेट, नॉन स्टिकी सरफेस, मतलब जो बर्तन चिपचिपा नहीं होता, जिसमें तेल का मात्रा ना लगे, वैसा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और अगर पोली अक्रेलोनिट्राइल पूछा जाए तो किससे बन, इसका उपयोग ऊन बनाने में किया जाता है। अब बस यही मात्र चार है बाबू। अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ योगात्मक बहुलकीकरण कितना प्रकार का, तो चार, दो नाम से क्लियर है। पॉलीथीन तो हो जाएगा दो, एक लो डेंसिटी वाला और एक हाई डेंसिटी वाला, बच जाएगा दो और। एक पोली टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन बहुत सारा मिलेगा तब पोली टेट्राफ्लोरोइथीन, यही सामने लिखा हुआ है बहुत सारे, जिसको हम लोग टेफ्लॉन भी बोलते हैं, टेफ्लॉन। और एक एग्जाम्पल क्या आ गया कि अक्रेलो नट्राइल बहुत सारा मिलेगा तो क्या बनाएगा, पोली अक्रेलो नट्राइल, पोली अक्रेलो नट्राइल। आगे समझ में। तो चार, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, टेफ्लॉन यानी पोली टेट्राफ्लोरोइथीन, और एक हो जाएगा हमारा पोली अक्रेलो नट्राइल, जो अक्रेलो नट्राइल नाम से क्लियर है, पॉलीथीन मीथीन से, पोली
टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन से मिलकर बना है। पोली अक्रेलोनाट्रायल किससे मिलकर बना है? अक्रेलोनाट्रायल से। कितना आसान है, उपयोग देख लो। अब भाई इससे आसान नहीं हो सकता, उसके बाद संगणन पढ़ेंगे अब, बहुत आसान है। अब ये आता है CF2 चार है ना, तो CF2 क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोइथीन। अभी जस्ट बताएं CF2 अब ये किसका मोनोमर है? तो अभी तो बताएं सर, टेफ्लोन, पोली टेट्राफ्लोरोइथीन, शॉर्ट फॉर्म में टेफ्लोन बोलते हैं। और देखो, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिकी मतलब चिपचिपा, कुक कुकवेयर मतलब खाना बनाने के लिए, कुकवेयर बनाने में के लिए किया जाता है? कौन सा जो नॉन स्टिकी बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? तभी जस्ट बताएं। टेफ्लोन का, टेफ्लोन का करते हैं, देख सकते हो, टेफ्लोन का करते हैं, देख सकता है। नॉन स्टिकी तो हो जाएगा टेफ्लोन, टेफ्लोन। PVC नहीं, पोलिस्टीरीन नहीं, नहीं नहीं, पोली टेट्राफ्लोरोइथीन को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? टेफ्लोन। ये देखो पूरा नाम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। और बोलो। अब आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन बहुत आसान है, बहुत मजा भी आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है बाबू। संघनन बहुलकीकरण। सर संघनन बहुलकीकरण क्या है? अरे बाबू संघनन बहुलकीकरण का हम बताते हैं। अगर एकलक आपस में जुट रहा बिना कुछ अणु बाहर निकाले हुए, तब तो मेरा योगात्मक बहुलकीकरण हो गया। इसमें क्या बोलेंगे कि वैसा रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एकलक आपस में जुड़कर एक लंबी बहुलक श्रृंखला बनाता है, लंबी बहुलक श्रृंखला बना रहा है, लेकिन किसी छोटे अणु को बाहर निकालने के बाद, कुछ अणु बाहर निकालने के बाद अगर आपस में जुट रहा, तो उसे संघनन बहुलक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा और संघनन बहुलक, और इस प्रक्रिया को संघनन बहुलकीकरण कहते हैं, संघनन बहुलकीकरण कहते हैं। आ रही बात समझ में? आ, जैसे संघनन बहुलकीकरण का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है, उसका 4 उदाहरण था, इसका 5 उदाहरण है, और उसके बाद चैप्टर थोड़ा सा रबर पढ़ेंगे, खत्म। कितना छोटा और आसान चैप्टर है, तुम लोग खुद सोच लो। तो ना ना ना, तुम लोग खुद सोच लो ना भाई, कितना आसान चैप्टर है। चलो आ जाओ। पहला इसका उदाहरण नायलॉन 6। क्या बोलता है? नैलून का बना हुआ है, नैलून का है, नीलून का है, वही नायलॉन, उसी को हम लोग बोलते हैं नायलॉन 6। नीलून का है। हे हे। वाह भाई, बैटरी तो लो नहीं हो रहा ना, बैटरी लो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए देख लेते हैं, चेक करना पड़ता है। नीलोन 6। नायलॉन 6 में क्या याद करना है? कुछ नहीं। अगर उसमें हम लोग बार बार बोल रहे थे ये या योगात्मक बहुलकीकरण से बनता है, या योगात्मक बहुलकीकरण से बनता है, तो इसमें भी हम लोग बार बार रटते रहेंगे छाती पीट पीट के कि अगर ये एग्जाम्पल संघनन बहुलकीकरण का है, तो बार बार बोलते रहेंगे कि नायलॉन 6 संघनन बहुलकीकरण से बनता है, नायलॉन 6 संघनन बहुलकीकरण से बनता है। अरे भैया उसी का एग्जाम्पल है तो उसी से बनेगा, बुड़क बनाता है। संतोष पागल नहीं हूँ, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बाबू। हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे। ये याद रखना है नीचे वाला, ये तो नाम लिखा हुआ है कि हेक्सा मिथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड द्वारा उच्च दाब और तापमान पर संघनन बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। भैया इसको पढ़ के क्या करेंगे मास्टर, पागल थोड़े हैं, इसको पढ़ेंगे। देखो नाम दिखाते हैं, आ जाओ। देखो कितना कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? तो सर मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है? 6। तो क्या हो जाएगा? हेक्सा मिथिलीन बोलेंगे इसको, हेक्सा मिथिलीन। कॉमन नेम लिखना चाह रहे हैं, IPSC नेम लिखेंगे तो अलग हो जाएगा। अब देखो, अब 6, एक कारण को मिथाइल बोलेंगे, टोटल कितना है? 6, तो इसका नाम हो जाएगा, देखना ध्यान से, 6 तो हेक्सा मिथिलीन हो गया। एक कारण को मिथाइल बोलते हैं, टोटल 6 तो हेक्सा मिथिलीन, और एक अमाइन इधर एक अमाइन इधर, तो हो गया हेक्सा मिथिलीन डायमाइन। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, याद रखना कि 6 कार्बन, एक NH2 इधर एक NH2 इधर, हेक्सामिथिलीन डायमाइन, बस इतना याद रख लेना भाई, छोटा सा, बस छोटी सी याद कर लेना है। अब इसका नाम हो जाता है एडिपिक एसिड, कि भैया यहाँ पर भी कितना कार्बन है? टोटल 6, इधर अमाइन इधर अमाइन, अमाइन के पास कार्बन नहीं है, इसके पास भी कार्बन नहीं है। इसके अगर बात करें तो ऐसा होता है CH2 एक सी डबल, एक कार्बोजिलिक एसिड इधर और एक कार्बोजिलिक एसिड इधर। इसी को हम क्लोज करके लिख दिए भैया, 1 2 3 4 CH2 का होल 4, एक COOH इधर। इसका नाम होगा, IPSC नेम हम लोग नहीं लिखते, IPSC नेम से पहचानते भी नहीं, इसका कॉमन नेम होता है, इसका रूल नहीं होता बाबू, इसका कॉमन नेम होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड,
एडिपिक एसिड। अब देखो, अगर दोनों एन मात्रा में, ये भी एन मात्रा में, ये भी एन मात्रा में है, ये भी एन मात्रा में, ये भी, तो हेक्सामिथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। भैया ये संघनन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ अणु बाहर निकालने के बाद जुटेगा। जैसे देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का एन मात्रा में OH निकलेगा बाहर, और इसका NH2 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, NH2 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, H। यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा, देखो ध्यान से बाहर देखो क्या बाहर निकलेगा। यहाँ से H, यहाँ से OH, तो बाहर क्या निकल जाएगा? यहाँ दिखा देते हैं एरो मार के हम, H2O माइनस, अगर दिखा रहे मतलब H2O बाहर निकल जाएगा। तो बच कौन जाएगा भैया? बच कौन जाएगा? अगर ये यहाँ पर हम सेम टू सेम बना देते हैं, ये देखो स्पेस तो हो जाएगा ना। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं मेरे दोस्त, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए। अब रख देते हैं भाई। अब ये देखो, अब यहाँ से मेरा क्या हो गया? अब यहाँ से ये मेरा बाहर निकल गया सर, H2O मेरा बाहर निकल गया, तो ये वाला पार्ट मेरा खत्म हो गया। अब ये वाला पार्ट कैसे होगा? तो ये वाला पार्ट आके यहाँ पर ऐसे ये आके जुट गया, ये देखो एक बॉन्ड बन गया सर, ये देखिए एक बॉन्ड, एक बॉन्ड बन गया। यहाँ से H2O बाहर निकला, एक बॉन्ड बन गया। अब देखना, यहाँ से एक H ऐसा बाहर निकलता चलता जाएगा बाबू, ऐसा ऐसा बहुत सारा जुड़ता जाएगा क्योंकि N मात्रा में है। यहाँ से इसका OH हमेशा गायब होता रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये हमेशा ऐसा जुड़ता हुआ चलता जाएगा। तो ये जो बनता है, देखो आपस में दो एकलक, दो मोनोमर जुट रहा। अब उसमें जो था ना, उसको जितना भी हमारा था, सुनो ध्यान से, पॉलीथीन मेरा किससे बना था? इथीन से, चाहे लो हो चाहे हाई हो। चलो ये छोड़ो, इसके अलावा देखो, पोली टेट्राफ्लोरोइथेन किससे बन रहा था? टेट्राफ्लोरोइथेन से। पोली अक्रेलोनेट्राल किससे बन रहा था? अक्रेलोनेट्राल से। तो मतलब वो सब के सब जो था वो एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बना हुआ था, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोपोलीमर। होमो मतलब समांगी बहुलक, मतलब एक ही प्रकार से मिलकर बना है। लेकिन नायलॉन 6,6 में जो मिलकर बन रहा, वो अलग अलग जो है एक अलग से मिलकर बन रहा, और अलग अलग एक अलग से अगर मिलकर बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे भैया? ये अलग ये अलग, तो इसको बोलेंगे कोपोलीमर। कोपोलीमर मतलब कि विसमांगी बहुलक, अलग अलग से मिलकर बन रहा। और अलग अलग किससे मिलकर बन रहा? तो क्वेश्चन आता है कि हेक्सा मिथिलीन डायमाइन का बहुल एकलक क्या होगा, मोनोमर क्या होगा? तो हेक्सा सॉरी नायलॉन 6,6 का एकलक क्या होगा, यानी मोनोमर क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? हेक्सा मिथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड। हेक्सामिथिलीन डायमाइन एडिपिक, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकालता है, इसलिए ये संघनन बहुलकीकरण हो गया कि आपस में जुट रहा लेकिन कुछ अणु बाहर निकालने के बाद। तो और इसको हम लोग बोलेंगे बाबू नायलॉन, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6। कितना आसान है। अब 6,6 भी क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ध्यान से देखो, हेक्सामिथिलीन डायमाइन पास टोटल कार्बन कितना है? इसके पास कार्बन है नहीं, इसके पास कार्बन है नहीं, इसके पास टोटल कार्बन कितना है? 6। इसके पास भी देखो 4, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन, और एक कार्बन इस कार्बोक्सिलिक एसिड का था, एक और एक 2 और 4 टोटल यहाँ है 6। तो ये भी 6 देता है, ये भी 6 देता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये नायलॉन तो है, बस 6,6 मतलब कि हेक्सामिथिलीन डायमाइन भी 6 कार्बन देगा, और एडिपिक एसिड भी कितना कार्बन देगा? 6 कार्बन देगा, इसीलिए वो लोग बोलते हैं नायलॉन 6,6। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बाबू कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। सर नायलॉन 6,6 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? नायलॉन 6,6 का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, वो ब्रश वगैरह होता है ना, ब्रश जैसे हम ब्रश धोते हैं तो जो ऊपर वाला रहता है ब्रिस्टल, जो नायलॉन टाइप का रहता है, हाँ वो नायलॉन 6,6 का बना होता है। या तो जो कपड़ा धोते हैं ब्रश, या तो जो बाथरूम रगड़ता है ब्रश, इसका बना था उस नायलॉन, नायलॉन 6,6 का। याद रखना, नायलॉन 6,6 हेक्सामिथिलीन डायमाइन एडिपिक एसिड, हेक्सामिथिलीन डायमाइन एडिपिक एसिड। ठीक है, देख लेना बस, और कुछ नहीं याद करना है बाबू। जैसे क्वेश्चन है कि नायलॉन 6,6 कैसा पॉलीमर है? होमोपोलीमर, मतलब एक जैसा इसे मिलकर बना हुआ है, संघनन बहुलक है। अच्छा, नायलॉन 6,6 नहीं है, क्या नहीं है? संघनन बहुलक होता है बिल्कुल। पोलियामाइड, देखो एक चीज और बता देते इसमें, सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना, बता ही देते हैं। CONH2, CONH2 इसको क्या बोलते हैं? एसिडमाइड। पहले मेरा अलग अलग था, लेकिन जब जैसे ही यहाँ से H2O बाहर निकलता है, देख लेना ध्यान से,
CONH2, देखो यहाँ ध्यान देखना, यहाँ ध्यान से देखना, हम तो उसको रेड से दिखा देते, देखो यहाँ ध्यान से देखना। CONH2 को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। देखो दिख गया। तो भैया नायलॉन 6 के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलता है? तो एसिडामाइड, CONH2, एसिडामाइड। और एक नहीं मिलेगा, एन मात्रा में, इधर में बहुत सारा मिलता जाएगा, बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, तो इसको अमाइड नहीं बोलेंगे, पोलीमाइड बोलेंगे। पोली मतलब बहुत सारा, और अमाइड मिलेगा फंक्शनल ग्रुप, तो क्या बोलेंगे? पोलीमाइड। क्या बोलेंगे? पोलीमाइड। ऐसे ऐसे बहुत सारा मिलेगा बाबू, ठीक है। तो भैया, और इसके मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? फोन, FON, फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और उसके पास क्या नाम चाहिए? हाइड्रोजन। तो देखो, फोन भी है, फोन मतलब नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है बाबू, ठीक है। चलो यही बात बता दी। अब आते क्वेश्चन पर। नायलॉन 6 के अंदर क्या रहता है? संघनन बहुलक है, बिल्कुल। पोली अमाइड, पोली अमाइड है, हाँ सर, बहुत सारा अमाइड मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि अमाइड फंक्शनल ग्रुप बनता है। कोपोलीमर है, कोपोलीमर का मतलब हो जाता है अलग अलग से मिलकर बना हुआ बहुलक है, हाँ। तो इनमें से नायलॉन 6 नहीं है, क्या नहीं है? होमोपोलीमर। मतलब एक जैसा मोनोमर एक जैसा एक अलग से मिलकर नहीं बना, अलग अलग से मिलकर बना, हेक्सामिथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड। नायलॉन 6 में मौजूद अंतराण्विक बल होता है, कौन सा बल होता है? तो सर हाइड्रोजन बंधन। नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 6 यह एक कैप्रोलेक्टम के संघनन बहुलकीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। वो तो मेरा था नायलॉन 6, अब आ गया नायलॉन 6। नायलॉन 6 इसलिए, देखो इसको ध्यान से देखना कि देखो इसमें देखो नायलॉन 6 में तो 6 कार्बन, CO 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसका एक कार्बन, 6 कार्बन और एक NH। इसको ध्यान से देख लो, इसको बोलते हैं कैप्रोलेक्टम। क्या बोलते हैं वो? कैप्रोलेक्टम। 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 6। ये यहाँ से इसका बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इसका बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो बन क्या जाएगा? तो बन जाएगा ना सर CO, और इसके साथ टोटल कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, CH2 का होल 5। और जहां से ये टूट रहा तो CH, इसको तो टोटल 5 कर दिए, उसके साथ कौन है? NH, NH। तो इस कार्बन का अगर बॉन्ड टूटा तो एक इधर भी तो रह जाएगा, एक इधर भी रह जाएगा, तो इधर n मात्रा में बहुत सारा जुड़ता हुआ चला जाएगा, और इधर भी n मात्रा में बहुत सारा जुड़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा ना? n मात्रा में, तो इसको हम लोग बोलेंगे नायलॉन, नायलॉन 6, क्योंकि मात्र 6 नहीं, एक ही गो है ये भैया। तो बताओ ये कोपोलीमर की होमोपोलीमर? कोपोलीमर जो अलग अलग से मिलकर बनता है, होमोपोलीमर मतलब जो एक ही से मिलकर बनता है, तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा? होमोपोलीमर। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? तो अगर नायलॉन 6 का पूछे मोनोमर, हेक्सामिथिलीन डायमाइन एडिपिक एसिड। नायलॉन 6 का पूछेगा तो क्या बोलेगा? कैप्रोलेक्टम। क्या बोलेगा बाबू? कैप्रोलेक्टम। कैसा फिगर होता है देख लो, एक CO कीटोन, बाकी बाद 5 गो कार्बन और 1 गो NH, कैप्रोलेक्टम। ऐसा टूटेगा तो बनेगा। अच्छा, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिल रहा? देख सकता है, CONH2, CONH2। इसके अंदर भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा? अमाइड। तो याद रखना, चाहे फिर हमारा नायलॉन, नायलॉन 6 हो, चाहे फिर केवल नायलॉन 6 हो, नायलॉन 6 हो, दोनों को दोनों कौन सा रखेगा बाबू? पोलीअमाइड, पोलीअमाइड। इसके अंदर अमाइड फंक्शनल ग्रुप मिलेगा बाबू, अमाइड, CONH2। नायलॉन किसका उदाहरण है? नायलॉन, ये नहीं बोला नायलॉन 6 या नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 रहे चाहे नायलॉन 6 रहे, पोली, पोली ईस्टर, ईस्टर नहीं रहता है, पोलीसैकेराइड नहीं, क्या रहता है बाबू? पोली अमाइड, पोली अमाइड, बहुत सारा उसके अंदर अमाइड होता है। और देखो, बस वहाँ हिंदी में लिखा है, यहाँ पर सेम टू सेम लिखा हुआ कैप्रोलेक्टम लिखा हुआ है, बोले ना हिंदी में लिखो इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, किसका एकलक है? तो नायलॉन 6 का। जस्ट वर्क करवाएं बाबू। निम्नलिखित में से कौन से रेशे पोलीमाइड से बना होता है? कौन सा रेशे मतलब कौन सा बहुलक पोलीमाइड से बना होता है? पोलीमाइड मतलब बहुत सारा उसके अंदर अमाइड मिलता है, तो केवल नायलॉन, नायलॉन 6 या तो नायलॉन 6। डेक्रोन पढ़वे नहीं किया, ओरोलोन रेलोन, ना ना,
नायलॉन, नायलॉन के अंदर हमको मिलता है पोलियमाइड। और आगे, कैप्रोलेक्टम का उपयोग करके तैयार किया गया सिंथेटिक बहुलक होता है। कैप्रोलेक्टम का अगर उपयोग करके हम लोग जो बनाते हैं वो बहुलक नायलॉन 6 नहीं, उसके लिए हेक्सामिथिलीन डायमन और एडिपिक एसिड चाहिए। कैप्रोलेक्टम से हम लोग नायलॉन 6 बनाते हैं। नायलॉन 6 अभी जस्ट पढ़ाए बाबू। तो ये संगनन बहुलकीकरण का दो पढ़ लिए, नायलॉन 6 नायलॉन 6। ये तीसरा पढ़ेंगे, पोलीस्टर। पोलीस्टर, अब देखो नाम से क्लियर है, उसमें था पोली अमाइड, मतलब बहुत सारा अमाइड था। इसमें क्या है, पोली ईस्टर। ईस्टर मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, COOR, ईस्टर। आ जाओ इसको कंप्लीट करते हैं बाबू। क्या होता है पोली ईस्टर, और कितना आसान है, कितना आसान है मेरे प्यारे मेरे लाल। आ जाओ देखो कितना आसान है। बहुलक जिसमें ईस्टर ग्रुप पाया जाता है उसे हम लोग पोलिस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में टेरिलीन, टेरिलीन, टेरिबिना। हाँ टेरिलीन, वो वाला टेरिलीन नहीं है, ये वाला टेरिलीन है। टेरिलीन मतलब डेक्रोन। टेरिलीन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, डेक्रोन। तो वैसा बहुलक जिसमें ईस्टर ग्रुप पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे पोलिस्टर। ईस्टर रहेगा तो पोलिस्टर बोलेंगे, हाँ कितना मजेदार है। बहुत सारा ईस्टर रहेगा तो पोलिस्टर। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOR, ईस्टर। तो बहुत सारा मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे, पोलिस्टर। ठीक है। अब पोलिस्टर का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, टेरिलीन और डेक्रोन। तो चलो टेरिलीन के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर से वही बात भैया कि टेरिलीन जो है ट्रिप्थेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में संघनन बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। अरे भैया संघनन बहुलकीकरण का उदाहरण ही है, ऊपर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नीचे याद रखो, कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब हम बताए थे ना कि अगर ये बेंजीन है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगल बगल पर रहेगा तो इसका कॉमन नेम होता है फैथेलिक एसिड, फैथेलिक। हाँ भूल गया होगा बाबू, ऑर्गेनिक में पढ़ाए थे हम, और अभी भी ऑर्गेनिक का ही चैप्टर है ये, तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही। फैथेलिक एसिड है, लेकिन वही अगर दोनों पारा पर आ जाए, ये वाला यहाँ से छोड़कर यहाँ पर आ जाए, दोनों के दोनों पारा पर आ जाए, जैसे देखो यहाँ यहाँ देखो पारा पर है, तो दोनों अगर बेंजीन का दोनों जगह पारा पर आता है, पारा ऑर्थो मेटा पारा, पारा ऑर्थो मेटा पारा है ना पारा पे, तो अगर दोनों जगह पारा पर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसका कॉमन नेम होता है ट्रिप्थेलिक एसिड, ट्रिप्थेलिक एसिड। और अगर एक गो रहता है तो अल्कोहल, अगर मान लो ऐसे ऐसे दो गो रहता है तो हम लोग बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, और तीन गो रहता है तो याद करो, याद कर जहिया बतैले रहनी हम। हाँ गाना नहीं गा रहे हैं। अगर तीन गो लगातार रहता है तो क्या बोलते हैं, ग्लिसरोल। एक गो रहता है तो अल्कोहल, दो गो रहता है तो देख सकता है ग्लाइकोल, और तीन गो रहता है तो ग्लिसरोल, बताया हुआ है सारा कॉमन नेम में। चलो, तो ये तो हो गया ट्रेप्थेलिक एसिड। इथिलीन, इथिलीन मतलब दो कार्बन है इसलिए इथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि दो OH है। अब देखना यहाँ से n मात्रा में OH ले लेगा, यहाँ पर OH ले लेगा, क्योंकि ये भी n मात्रा में मान लेते हैं। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, या तो इसका इसका ले लो OH या इसका ले लो H, तो हम ऐसा मान लेते हैं। क्या होगा ना कि यहाँ से जो है इसका H और इसका OH n मात्रा में निकलता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि संघनन बहुलकीकरण है सर, और संघनन बहुलकीकरण में बहुत सारा ऐसा ऐसा बाहर निकलता है, तब जाकर बनता है मास्टर, इतना आसानी से नहीं बनता है। तो बच कौन जाएगा, तो सर बच जाएगा ये, बच जाएगा ये बच जाएगा, ये देखो ये बच जाएगा। नीचे बना देते, देखो नीचे बना देते, यहाँ बना देते, देखो ये बच जाएगा। और ये तो खैर बाहर ही निकल जाएगा, बच कौन जाएगा, इधर से बच जाएगा सर ये देखो ये बच गया, और आके ये यहाँ पर जुट जाएगा। इसका नाम को हम थोड़ा अलग कर देते। चल भाई चल इधर आजा, आजा मेरे शेर, मेरे बाबू, मेरे लाल। ये देखो जुट गया, ये देखो जुट गया, जुट गया, ये बाहर निकला, यहाँ से देखो जुट गया। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिला, COOR, COOR, आर मतलब क्या हो गया, कार्बन, COOR देख सकते हो, COOR, मतलब कार्बन जुड़ता चला गया इधर। इधर से अब क्या होगा, इधर से इसका OH निकलता चला जाएगा, इसका OH बाहर बार बार निकलता चला जाएगा, n मात्रा में जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि हम n मात्रा में ले रखे हैं बहुत सारा। इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का OH नहीं निकल रहा था, केवल H निकल रहा था, तो इसका H निकल जाएगा ऐसा बहुत सारा, और इसका भी इधर ऐसा ऐसा जुड़ता चला जाएगा।
ठीक है, तब ये ट्रेप्थेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल से मिलकर बन रहा, पर ट्रेप्थेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल नहीं रह जाएगा। इसका नाम फिर क्या रह जाएगा बाबू? इसका नाम रह जाएगा सर टेरिलीन। इसी को हम लोग बोलते हैं टेरिलीन, या तो फिर डेक्रोन, डीक्रोन, डीक्रोन, टेरिलीन या तो डीक्रोन बन गया। अब भैया नायलॉन 6 हो या नायलॉन 6, कौन सा मिलेगा? अमाइड। अब ऐसा ऐसा अगर ईस्टर बहुत सारा जुटेगा तो बहुत सारा ईस्टर ग्रुप मिलेगा, एन मात्रा में जुड़ चलेगा। तो इसी को हम लोग, इसके अंदर कौन सा मिलेगा भैया? तो पोली ईस्टर, पोलिस्टर। आया समझ में? तो पोली ईस्टर तीसरा एग्जांपल है संगठन का। एग्जांपल में टेरिलीन या डेक्रोन। अब तुमसे पूछ देगा, बताओ टेरिलीन का जो है वो एकलक क्या होता है, किससे मिलकर बनता है? दो चीज से मिलकर बनता है सर, एक ट्रेप्थेलिक एसिड, एक थिलीन ग्लाइकोल। नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है। टेरी, टेरी मतलब ट्रेप्थेलिक, और इथिली ई एन ई जो लास्ट लगा ना, ई एन ई, इथिलीन ग्लाइकोल। ट्रेप्थेलिक एसिड इथिलीन ग्लाइकोल से मिलकर बनता है। बस कितना आसान है, ये याद कर लो, हो जाएगा। अब पूछ रहा डेक्रोन किसका उदाहरण है? डेक्रोन मतलब टेरिलीन, पोलिस्टीर का, पोलिथीन का, पोलीअमाइड का। देखो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, पोली इथेन नहीं, पोली अमाइड नहीं, प्रोपिलीन नहीं, थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ई एस टी छूट गया यहाँ पर, टी। पोलिस्टर, पोलीस्टर, टेरिलीन, पोलीस्टर। आगे समझ में? और भी है एग्जाम्पल, और भी है, आगे है, करवाएंगे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये चौथा नंबर, बेकेलाइट। बेकेलाइट भी आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है बेकेलाइट। देखो हम बताते हैं ना, हम बता रहे हैं ना भाई, दिक्कत किस बात की है? बाबा इज हियर, नो डोंट, डोंट वरी, डोंट वरी। ये चौथा है, एक और पढ़ेंगे छोटा सा, खत्म। संगणन में कितना पढ़ लिए? 3, नायलॉन 6, नायलॉन 6, और एक हम लोग पढ़ लिए पोलिस्टर यानी कि टेरिलीन। एक बेकालाइट पढ़ेंगे, एक मेलामाइन फॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे, खत्म हो गया भाई। किस बात का दिक्कत है? किस बात का दिक्कत है वो बताओ। सर किसी बात का दिक्कत नहीं है, हाँ चलो आ जाओ। या फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का संघनन बहुलकीकरण से तैयार किया जाता है। ठीक है भैया, तो फिनॉल का क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH रहता है तो फिनॉल। फॉर्मल्डिहाइड, अरे भैया पहले से हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन रहता है तो फॉर्म, दो कार्बन रहता है तो एसिड, तीन कार्बन रहता है तो प्रोपियोन, चार रहता है तो ब्यूटीर, पांच रहता है तो वैलेर। कॉमन नेम में, कॉमन नेम में तो यही हो रहा था। तो ये एल्डिहाइड है COH, और मात्र एक ही कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड, ये फिनॉल। इसका पाई बॉन्ड टूटेगा है, तो ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, लोन पेयर अंदर की ओर जाएगा तो नेगेटिव कहाँ दिखाएगा? ऑर्थो, पारा, और फिर ऑर्थो पर। तो ये प्लस वाला जाएगा माइनस वाला के पास। तो हो सकता है, तो हो सकता है कि ये हो गया OH यानी कि फिनॉल, और फिनॉल हमको दिखाएगा कहाँ पर बाबू? तो दिखाएगा नेगेटिव ऑर्थो, पारा, ऑर्थो पर। तो ये जो CH2, और यहाँ से एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक H तो होगा ही, एक H तो होगा ही। तो ये जो H जो बाहर निकलेगा H, वो कहाँ? ये H प्लस, और यहाँ पर जो है वो माइनस, तो H प्लस कहाँ पर चलेगा? यहाँ पर चला जाएगा। और ये प्लस वाला जो है कहाँ पर जाएगा? ऑर्थो पर जा सकता है, पारा पर जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है। तो हो सकता है मान लेते हैं कि ऑर्थो पर आ गया, CH2OH। तो सर CH2, हाँ ठीक है। ओ इसके पास H कहाँ से आ गया? अरे जहाँ चिपका वहां से H लिया, तो या तो ऑर्थो पर जाएगा या तो फिर कहाँ पर जाएगा? पारा पर, CH2OH यहाँ पर आ गया। ठीक है, जहां से चिपकेगा वहां से H निकलेगा और यहाँ पर चला जाएगा, और ये चिपक जाएगा बाबू। ठीक है, तो शुरुआत में देखो कुछ ऐसा बनता है, वही वही बात बोला गया है कि शुरुआत में लीनियर पॉलीमर यानी रेखीय बहुलक बनाता है, जिसे नोवोलैक कहते हैं, नहीं बोलते नोवोलैक पेंट। नोवोलैक पेंट घर पर लगाइए, वाटरप्रूफ, मस्त, कोई दीवार का कोई नुकसान नहीं, वही नोवोलैक बनता है। तो भैया शुरुआत में लीनियर पॉलीमर बनाता है, ये जो रहता है ना, ये बहुत सारा जुड़कर रेखीय बहुलक बनाता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही H+ की उपस्थिति में जाएगा ना, तो ये n मात्रा में रहेगा, n मात्रा मतलब बहुत सारा मात्रा में रहेगा, जैसे कि ऐसा रह जाए। इसी का हम यहीं पर बात कर लेते हैं, ऐसे सब बहुत सारा रह जाए, जैसे देखो यहाँ भी रह जाए, तो यहाँ भी रह जाए, और यहाँ भी रह जाए, ऐसा मान लेते हैं, यहाँ भी रह जाए। अब यहाँ से क्या होगा देखना थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक H होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक H यहाँ भी होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक H यहाँ भी होगा। अब देखना OH बाहर निकल जाएगा, क्या? H2O। यहाँ देखो OH बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। यहाँ पर OH बाहर क्या निकल जाएगा? H2O।
और ये सब आपस में ऐसा जुड़ता चला जाएगा। ये देखो, ये देखो। तो ये जो हमको एक लीनियर मिल रहा है, लीनियर मतलब रेखीय, एक लाइन में मिल रहा, एक लाइन में, एक लाइन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे नोवोलाइक। क्या बोलेंगे? नोवोलाइक। ये हो गया नोवोलाइक। तो भैया फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड बनता है। फिनॉल और फॉर्मल तो शुरुआत में ये लीनियर रेखीय बहुलक द्वारा नोवोलैक बनाता है। देखो ये नोवोलैक बनाया, नोवोलैक। यह नोवोलैक पेंट में उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है? पेंट में। जब नोवोलैक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है, जब इस नोवोलैक को दोबारा फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनाता है? बेकलाइट। क्या बनाता है बाबू? बेकलाइट बनाता है। कैसे बनाएगा? जैसे देखो, ऐसा ऐसा बहुत सारा रहेगा, अभी तो बताएं। ऐसा ऐसा बहुत सारा रहेगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा रहेगा, देखो। ठीक है। और मान लो दोबारा फॉर्मल, क्या बोल रहे हैं, ये इस नोवोलैक को अगर दोबारा किसके साथ रिएक्शन कर देगा? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड दोबारा रिएक्शन करेंगे तो एक बार करवाएं, एक बार हम करवाएं इसमें, तो कौन आ गया? CH2OH। जब दोबारा करवाओगे तो फिर से CH2 आ जाएगा। और कहाँ पर आ जाएगा इस बार? नीचे में CH2OH, CH2OH। यहाँ भी आ जाएगा CH2OH, यहाँ भी आ जाएगा CH2OH। एकदम भर जाएगा। अब मान लो ये वाला दोबारा एक बार रिपीट हो जाए, देखो कैसा बनाता है स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। जगह हो तो जाना चाहिए जगह। ए भाई ई मजाक नहीं, मिजाक नहीं, मिजाक नहीं, मिजाक नहीं। ये देखो, हो गया। फिर यहाँ से देखना, इसका OH और एक का H, H2O बाहर, एक का OH एक का H, H2O बाहर, एक का OH एक का H, H2O बाहर, एक का OH एक का H, H2O बाहर। फिर यहाँ पर देखना जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन रहेगा, जुड़ जाएगा। फिर इसका देखना, यहाँ कुछ नहीं तो H, यहाँ कुछ नहीं तो H, यहाँ कुछ नहीं तो H। अब ये क्या करेगा? OH H, H2O बाहर, OH H, H2O बाहर, OH H, H2O बाहर। फिर एक बॉन्ड ऊपर में बन जाएगा भाई, एक बॉन्ड ऊपर में बन गया, देखो, ओह सॉरी, एक बॉन्ड, नजर लगा रहा भाई, एक बॉन्ड ऊपर बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ भी देखो, कुछ नहीं तो H, यहाँ भी कुछ नहीं तो H, यहाँ भी कुछ नहीं तो H, यहाँ भी बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी H2O बाहर, यहाँ से भी OH H2O बाहर, यहाँ से भी OH H2O बाहर। सेम टू सेम ऊपर वाला कहानी है। एक बॉन्ड इधर भी बन जाएगा, ये देख लो। तो ऐसा मान लो कि n मात्रा में इधर जुड़ता चला जाएगा, n मात्रा में इधर जुड़ता चला जाएगा, ये हट जाएगा, n मात्रा में नीचे भी जुड़ता चला जाएगा, ये सब सब हट जाएगा, इसे सब सब हट जाएगा बाबू, ये सब सब हट जाएगा, और n मात्रा में जुड़ता चला जाएगा सब, सब ये सब भी हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। आगे चल के सब देख रहा कुछ है इधर अंदर में नहीं ना, तो ऐसा चल के n मात्रा में जुड़ता चला जाएगा। इसीलिए ये बेकालाइट बनता है, बेकालाइट। और बेकालाइट किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर का। थर्मोसेटिंग बहुलक किसको बोल रहे थे? वैसा बहुलक जिसको गर्म करने पर मुलायम नहीं कह सकता है, जिसको गलनाक नहीं कह सकता, जिसको पिघलाया नहीं सकता, उसको हम लोग बोलते हैं बेकालाइट। उसी को बोलते हैं बेकालाइट। ये हो गया बेकालाइट। इसका उपयोग कॉम्ब, कंघी बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, बर्तनों का हैंडल बनाने में किया जाता है। तो अगर इसमें से कुछ पूछा जाए, सर हमको ये वाला टफ लगा, कुछ तो टफ नहीं यार। बेकालाइट फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से बनाएगा तो ये बनेगा, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से बनाएगा तो क्या बनाएगा? नोवोलैक, सिंपल। और नोवोलैक के जब दोबारा फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेकालाइट। कहानी खत्म। अब क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसान आसान आता है बाबू। पूछ रहा है कि बेकालाइट फिनॉल में अभिक्रिया करा के प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा? एसिटल्डिहाइड से, एसिटल से, फॉर्मल्डिहाइड से, क्लोरोबेंजीन से। किससे हम लोग करते हैं बाबू? किससे करते हैं? तो फॉर्मल्डिहाइड से। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड से करवा के बनाते हैं। बस ऑब्जेक्टिव में आता है बाबू, सब्जेक्टिव में नहीं आता है, सब्जेक्टिव में नहीं आता है, कभी नहीं आता सब्जेक्टिव में। अब एक हो गया मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन। मेलामाइन सबसे लास्ट, नायलॉन 66, नायलॉन 6, पोलिस्टर, बेकालाइट, जितना एग्जांपल पहले बताए थे सब पढ़ाते आ रहे हैं। बेकालाइट, अब आ गया मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखो ना। यह मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड का संघनन बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। अब ये देखो, ये हो गया मेलामाइन, जिस प्रकार से बेंजीन होता है ना, यहाँ पे ऐसे सेम टू सेम
ऐसे 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 ऐसे, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। बस अल्टरनेट 3 जगह नाइट्रोजन लगा दो, बन गया। एक यहाँ नाइट्रोजन लगा दिए, एक यहाँ नाइट्रोजन लगा दिए, तो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन फिर नाइट्रोजन, हो गया। अब कार्बन का बॉन्ड पूरा नहीं होगा तो उसका बॉन्ड किससे पूरा कर देंगे, अमाइन से, देख सकता है। कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, अल्टरनेट लगा दिए, नाइट्रोजन कार्बन हटा के। और जहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, अब देखो 3 को मेरा बॉन्ड भी होता है यहाँ पर, देख सकता है। अब इसका बॉन्ड अगर पूरा नहीं हो रहा, देखो तो बॉन्ड पूरा नहीं हो रहा, 2 और 1 3, तो एक बॉन्ड किससे पूरा कर दिया, NH2 से। 2 और 1 3, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है। इसका 2 और 1 3, एक बॉन्ड किससे पूरा कर दिया, NH2 से। इसका 2 और 1 3, एक बॉन्ड किससे पूरा कर दिया, NH2 से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेलामाइन, और इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड। अगर मान लो ये दोनों n मात्रा में रह जाए, ये दोनों को दोनों n मात्रा में रह जाए, ये भी n मात्रा में, ये भी n मात्रा में, अब क्या होगा यहाँ से, यहाँ से यही होगा ना सर कि ये जो मेलामाइन दिख रहा है ना, ये जो मेलामाइन आपको दिख रहा है, इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन का तो बॉन्ड पूरा है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक एक हाइड्रोजन सबसे बाहर निकलेगा। और ये एक एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, तो वो हाइड्रोजन कहाँ पर चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। यानी कि NH CH2OH इधर जुड़ जाएगा, NH2CH2OH इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा CH2OH। देख सकता है CH2 पहले से था, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो इस माइनस बस कौन आ जाएगा, यहाँ से एक H निकलेगा तो वो आ जाएगा OH, और इस तरह करके क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। और ऐसा 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 यही नहीं होगा, यहाँ से फिर हाइड्रोजन हटेगा, कोई अगला आएगा OH, तो अगला कोई आएगा तो यहाँ से भी H हटेगा, और ऐसा ऐसा n मात्रा में जुड़ता चला जाएगा, n मात्रा में ये जुड़ता चला जाएगा, वो n है, ये यहाँ भी n है, यहाँ भी n है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेलामाइन, मेलामाइन। और चूंकि फॉर्मल्डिहाइड से मिल रहा बन रहा, तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन। सर इसमें क्या याद करना पड़ेगा, सर बड़ा टफ लग रहा है। कुछ टफ नहीं है, स्ट्रक्चर तुमको थोड़ा सा याद करना, याद कर लो कि मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, और नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो, नाम से क्लियर है कि बताओ मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड किससे बनता है, तो ये संघनन बहुलकीकरण है, ये मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड से ही मिलकर बनता है, नाम से क्लियर है। होमोपोलीमर कोपोलीमर, कोपोलीमर कोपोलीमर मतलब अलग अलग से मिलकर बना है। इसका उपयोग अनब्रेकेबल कप बनाने के लिए किया जाता है, जो कप टूटता नहीं है कभी भी, उसका बनाने में किया जाता है बाबू, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक है, संघनन बहुलक 5, नायलॉन 6 नायलॉन 6, डेक्रोन जिसको टेरिलिन बोल रहे हैं, और एक बेकलाइट, और एक अभी हम लोग फॉर्मल्डिहाइड, टेफ्लोन, पोलिस्ट्रीन। संघनन बहुलक है, टेफ्लोन ना ना, टेट्राफ्लोरोइथेन योगात्मक, पोलिस्ट्रीन ना पोलिस्ट्रीन भी नहीं होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड योगात्मक, कौन हो जाएगा, डेक्रोन, डेक्रोन यानी कि टेरिलिन, अभी जस्ट पढ़े बाबू। चलो और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है, नहीं है, कौन नहीं है, तो ग्लिप्टल होता है, नायलॉन 6 होता है, डेक्रोन होता है, ये नहीं होता, पोली टेट्राफ्लोरोइथिन PVC, ओ सॉरी टेफ्लोन, टेफ्लोन, टेफ्लोन है ये, पोली टेट्राफ्लोरोइथिन। टेफ्लोन किसका जा रहा था, योगात्मक, योगात्मक कितना 4, पोलिथीन लो डेंसिटी हाई डेंसिटी, टेफ्लोन और एक पोली अक्रेलोनाइट्राइल है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है, फिर से आ गया, संघनन बहुलक कौन नहीं है, कौन नहीं है संघनन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड एजेंट होगा, ग्लिप्टल होगा, डिक्रोन होगा, कौन नहीं होगा, नियोप्रीन, नियोप्रीन। निम्नलिखित में से संघनन बहुलक है, कौन संघनन बहुलक है, सोच सकता है कितना क्वेश्चन इससे आता है। संघनन बहुलक कौन कौन होता है, 5, संघनन याद कर लो, योगात्मक याद कर लो, हो जाएगा काम। संघनन बहुलक है टेफ्लोन, टेट्राफ्लोरोइथिन नहीं 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 नहीं, पोलिथीन ना ना ना, PVC ना ना, डेक्रोन डेक्रोन डेक्रोन, टेरिलिन। 2 क्वेश्चन तो इसी से आ गया बाबू। निम्नलिखित में से किस बहुलक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, नाइट्रोजन किस में होता है, CONH2, अमाइड वाला में। और अमाइड किस में मिलता है, नायलॉन 6 में, नायलॉन में सर, किस में मिलेगा, नायलॉन में। अमाइड किस में मिलेगा बाबू, नायलॉन में। और बोलो, कहानी खत्म, इतना क्वेश्चन था केवल योगात्मक और बहुलकीकरण से। अब छोटा सा टॉपिक है रबर, इसको पढ़ेंगे और फिर खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ देखते हैं। नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर, यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है।
नेचुरल रबर कोई पूछता होता है नेचुरल रबर क्या होता है, तो नेचुरल रबर होता है सर आइसोप्रीन को बोलते हैं। देखो इसको आइसोप्रीन कहते हैं बाबू, आइसोप्रीन कॉमन नेम हो जाएगा इसको आइसो। गिनती इधर से गिनेंगे, इधर से भी मेरा डबल बॉन्ड एक नंबर पर, इधर से भी मेरा डबल बॉन्ड एक नंबर पर, तो इधर से गिन लेंगे ताकि मेरा लटका हुआ नजदीक आ जाए। तो 1 2 3 4, इसी का नाम हो जाता है 2 मिथाइल। ये 2 पर मिथाइल है, टोटल कार्बन 4, तो 4 को बोलेंगे ब्यूट। और 1 और 2 में छोटा ए लगा देंगे क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड रहता है तो ए लगाते हैं। 1 और 2 में छोटा 1, और 3 और 4 में छोटा 3, डाई। तो 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाई। ये आईपीएससी नेम हो गया, लेकिन कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। ठीक है, सुनना। अब ये जैसे ही ये क्वेश्चन सिंपल आता है, बताओ नेचुरल रबर प्राकृतिक रबर का एकलक यानी मोनोमर क्या होगा, तो आइसोप्रीन, कहानी खत्म। अब देखो इसका सबका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो सबका पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा ना सर, CH2 CH3 CH। पाई बॉन्ड टूट गया, पहले बॉन्ड पूरा था 2 और 2 4, इसका 2 इधर से 2 इधर 4। अब इसका देखो तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, इसका भी देखो तो 1 और 1 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 3। तो पहले तो डबल बॉन्ड यहाँ बना लेता आपस में, बना लिया, हाँ से बना लिया, बना तो लिया। इसका बॉन्ड पूरा हो रहा नहीं, इसका देख लो 2 और 1 3, इसका भी 2 और 1 3। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा जुड़ता चला जाएगा इन मात्रा में, ऐसा ऐसा बहुत सारा जुड़ता, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल रबर। इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर। आइसोप्रीन से बनता है कौन बाबू, तो याद रखना, डायरेक्ट याद रखना कि नेचुरल रबर प्राकृतिक रबर का क्या हो जाता है बाबू, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन नेचुरल रबर के अंदर गुण ये पाया जाता है कि यह बहुत चिपचिपा होता है, चिपचिपा मतलब जैसे नहीं होता मुनगा के अंदर जो लस्सा निकलता है जो उसका तना सा रहता है, हाँ वैसा ही होता है। और यह बहुत कमजोर और कम लोचादार होता है। खराब तो नहीं अभी चलेगा। देखो यह बहुत चिपचिपा होता है, यह बहुत कमजोर और कम लोचादार होता है, बहुत कमजोर होता है। जिससे एक तो पहले तो चिपचिपा होता है, बहुत कमजोर होता है। और लोचादार का मतलब इलास्टिक, जिसे नहीं टानते तो टन आता है। जैसे कोई कोई रबर होता है जो थोड़ा सा इलास्टिक नहीं होता, थोड़ा सा टानो तो तुरंत टूट जाएगा फट से, थोड़ा सा टानो तो टूट जाएगा फट से। तो इसको बोलते हैं लोचादार। तो अगर लोचदार नहीं होगा वो, अगर लोचदार नहीं होता क्यों, क्योंकि भैया वो चिपचिपा होता है, कमजोर होता है, टानते तो टूट जाता है, यानी इलास्टिक नहीं होता है, लोचदार नहीं होता है। यह जल को अवशोषण करके बाद में फूल जाता है। ये क्या होता है ना कि प्राकृतिक रबर बहुत खराब होता है, शुरुआत में इसका गुण बहुत खराब होता है बाबू, 3 गुण लिखे, तीनों के तीनों खराब होता है ये। एक तो पहला चिपचिपा होगा, दूसरा कमजोर होगा, और कम लोचादार होता है, टानेगा तो टूट जाएगा। यह जल को अवशोषण करने के बाद, ये जल को खुद को अवशोषण करने के बाद क्या होता है, फूल जाता है, फूल जाएगा, पानी टान लेगा फूल जाएगा, खराब हो जाएगा एकदम, जिस रहता है ढुसका बन गया है ससुरी। इसको हम लोग सुधार करते हैं, जो भी हमको प्राकृतिक रबर मिलता है उसका गुण के अंदर सुधार करते हैं, उसमें कुछ मिश्रण करते हैं। तो उसका गुण को सुधार करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वल्कानाइजेशन ऑफ रबर। शुरुआत में बोले थे कि हम बताएंगे आगे, देखो आ गया वल्कानाइजेशन ऑफ रबर, रबर का वल्कनीकीकरण। हिंदी में बोलते हैं बाबू रबर का वल्कनीकीकरण, वल्कानाइजेशन ऑफ रबर, रबर का वल्कनीकीकरण। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, ये देखो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव हम अभी तक बता दिए कौन कौन होता है, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, और योगात्मक बहुलकीकरण, संघनन बहुलकीकरण, बस। और स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा देख लेना, नायलॉन 6 ये सब का बस। अब ये 2 नंबर के लिए तो इंपॉर्टेंट है भैया, 2 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताओ क्या होता है रबर का वल्कनीकीकरण भैया, यह प्राकृतिक रबर का गुण सुधार करने का एक प्रक्रिया है। जो प्राकृतिक रबर के अंदर जो इतना खराब गुण हो रहा है, जो आसानी से टूट जा रहा, कमजोर हो रहा, पानी पानी में जा रहा तो फूल जा रहा, तो उसका गुण को सुधार करते हैं। तो यह प्राकृतिक रबर का गुण सुधार करने का एक प्रक्रिया है, जिसमें रबर को आमतौर पर सल्फर के साथ गर्म करने पर बहुलकीय श्रृंखलाओं के बीच क्रॉस लिंक बनाया जाता है। क्या बोले हम, कितना अच्छा लिखा गया है कि ये रबर के गुण को सुधार करने का प्रक्रिया है, जिसमें क्या करते हैं ना कि आमतौर पर हम लोग उसमें सल्फर मिला देते हैं। जो आइसोप्रीन था नेचुरल रबर, आइसोप्रीन जस्ट बताएं, उसमें सल्फर मिलाकर गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद क्या होता है ना
कि जो उसका चैन रेखीय चैन था उसके बीच में कुछ कुछ क्रॉस लिंक बन जाता है। क्रॉस लिंक देखो, बीच बीच में सल्फर आ गया। पहले क्या था, पहले क्या था देख लो। पहले क्या था, CH3 CH3 CH2, बस ऐसा सीधा सीधा जा रहा था, देख सकता है। CH2 CH3 CH CH2 ऐसा सीधा सीधा जा रहा था। अब जैसे ही इसमें सल्फर मिलाएंगे तो इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और इसका एक बॉन्ड इसका घटेगा, एक बॉन्ड इसका घटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो अब बॉन्ड आके किससे पूरा करेगा, सल्फर से। देखो, तो बॉन्ड टूटेगा तो किससे करेगा, सल्फर से। जो पहले सीधा जा रहा था अब ऊपर नीचे दोनों तरफ जाएगा, और बीच बीच में सल्फर मिलेगा यानी क्रॉस लिंक मिलेगा। अब इससे इसका गुण में सुधार हो जाएगा। गुण में क्या सुधार हो जाएगा कि यह अब चिपचिपा नहीं रहेगा, यह मजबूत और अधिक लोचेदार हो जाएगा। मजबूत भी हो जाएगा, लोचेदार मतलब इसको टानो तो बहुत ज्यादा इलास्टिक रहेगा। यह जल को अवशोषण नहीं करेगा, अब अवशोषण नहीं करेगा तो फूलेगा भी नहीं। अब इसका लोचदार मतलब इसका जो इलास्टिक रहेगा वो -40 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। तो पूरा इसका गुण चेंज हो गया। आ गया समझ में, आ गया भाई समझ में। सल्फर मिलान पर पहले जो देखो, पहले फिगर ऐसा जा रहा था नेचुरल रबर का, नेचुरल रबर का पहले देखो ऐसा जा रहा था, लेकिन जैसे ही सल्फर मिला दिए तो क्रॉस लिंक बन गया बाबू। तो इसको याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, ये इसका गुण ये 2 नंबर में आता है, इतना छोटा सा भाई। आगे, निम्नलिखित में से किस बहुलक में क्रॉस लिंक शामिल नहीं है। क्रॉस लिंक किसमें नहीं मिलता है, वल्कनाइजेशन रबर में मिलवे करता है, जस्ट बताएं। मेलामाइन में, बेकालाइट, मेलामाइन में भी मिलता है बाबू। स्ट्रक्चर देख सकता है मेलामाइन कैसा बना रहा था कितना। बेकालाइट में तो बहुत मिलता है, बेकालाइट में देखा पूरा बोर्ड भी भर गया था बेकालाइट में। किसमें नहीं मिलता है, टेफ्लोन में। टेट्राफ्लोरोइथीन तो सिंपल है, टेफ्लोन तो एकदम सिंपल है, CF2 सबसे अच्छा योगात्मक बहुलकीकरण। मजा आ गया सर। तो ये तो प्राकृतिक रबर का कहानी, प्राकृतिक रबर खराब था उसको हम सुधार भी कर लिए, मजा आ गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक मतलब जो प्राकृतिक से नहीं मिलता, हम लोग खुद लेबोरेटरी में बनाते हैं। और देखो कितना आसान है, सिंथेटिक रबर मतलब संश्लेषित रबर। अब पूछे जाए तुमको प्राकृतिक रबर का मोनोमर क्या हो जाएगा, तो आइसोप्रीन। वैसा रबर जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग सिंथेटिक रबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बूना एन, बूना एस, नियोप्रीन, यही तो था इलास्टोमर। इलास्टोमर यही तो था, शुरुआत में जो बताए थे, बूना एन, बूना एस, नियोप्रीन, नायलॉन सिल्क, बोले तो आगे पढ़ाएंगे, सब पढ़ा दिए। अब ये मात्र बचा हुआ बूना एन, बूना एस, नियोप्रीन। अब देखो बूना एन क्या होता है, ये देख लो। बूना एन, बूना एस, नियोप्रीन, ये तीनों जो है वो संश्लेषित रबर है, मतलब मानव निर्मित द्वारा है। बूना एन नाम से क्लियर है, एन इसलिए लगा रखा है ना क्योंकि इसमें सनाइड होता है, सनाइड, इसीलिए एन लगा रखा है। अब देखो इसका गिनती गिन लो, 1 2 3 4। तो 4 कारण को क्या बोलेंगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड 2 आ रहे थे इसलिए लगाएंगे ए, एक और 2 में छोटा एक, 3 और 4 में छोटा 3, और डबल बॉन्ड है तो डाई, ENE। 1 3 को तुम बाहर भी खींच के लाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 3 ब्यूटाडाइन। और इसका जो नाम होता है, इसका जो कॉमन नेम होता है, पहले पढ़ के आ रहे अक्रेलोनेट्राइल, और यही सारा बहुत सारा जुट रहा था तो इसको क्या बोले थे, पोली अक्रेलोनेट्राइल। हाँ भूल तो नहीं गया, जस्ट हम पढ़ाए अक्रेलो, पोली अक्रेलोनेट्राइल किसका एग्जाम्पल है, योगात्मक बहुलकीकरण का, तो अक्रेलोनेट्राइल। तो याद रखना, बूना एन का जो मोनोमर होगा, बहुलक एकलक होगा, दो से मिलकर बनता है यानी कोपोलीमर है। किसे किसे मिलकर बनेगा, तो 1 3 ब्यूटाडाइन अक्रेलोनेट्राल, 1 3 ब्यूटाडाइन अक्रेलोनेट्राल, 1 3 ब्यूटाडाइन अक्रेलोनेट्राल, 1 3 ब्यूटाडाइन अक्रेलोनेट्राल। एकदम याद कर लेना है कि बूना एन का क्या हो जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान है, कैसे, तो ये वाला जब आपस में जुड़ेगा तो कुछ ऐसा बनाएगा, देखना तो कैसे बनाएगा। इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, हटाओ, इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये अपना पाई बॉन्ड किससे पूरा कर लेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड लगा लेगा, तो इसका तो पूरा हो गया, लेकिन इसका देखो 2 और 1 3, इसका देखो 2 और 1 3, इसका पूरा नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका भी पाई बॉन्ड टूटेगा, इसका भी पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये अपना पाई बॉन्ड किससे पूरा करेगा, तो भैया ये वाला एन मात्रा में ऐसा हटेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा, और ये लाके यहाँ पर चिपक जाएगा, ये यहाँ पर आके चिपक जाएगा। अब देखो इसका 2 और 1 3 और 1 हाइड्रोजन 4, 1 और 1 2 और 1 2 4, लेकिन इसका देखो 2 और 1 3, तो ऐसा ये आगे n मात्रा में जुड़ता हुआ चला जाएगा। इसका देखो 1 और 1 2 और 1 हाइड्रोजन 3, इसका भी n मात्रा में इधर जुड़ता चला जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे गुना, गुना n, n फॉर नट्राइल, n फॉर नट्राइल।
और नट्रायल किसका सेकेंडरी सफिक्स होता है? सनाइड का। सनाइड का सेकेंडरी सफिक्स नट्रायल, इसीलिए हम लोग लिख दिए बुना एन। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, बोलो कोई दिक्कत? तो इसका इसका उपयोग हम लोग ऑयल सील और गैस्केट बनाने में करते हैं। सिंपल याद रखना है कि भैया बुना एन का जो हमारा मोनोमर होगा 1,3-ब्यूटाडाइन अक्रेलोनाइट्राइल कैसे बनेगा? बस इसको हटा के चिपका दो, डबल बॉन्ड एक बीच में यहाँ रख दो, बाकी जुड़ता चला जाएगा। एकदम आसान है भाई, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है बाबू। चलो और आगे देखते हैं। क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन आ गया। बुना एन किसका बहुलक होता है? लो आ गया। ब्यूटाडाइन एसोप्रीन? नहीं नहीं, ब्यूटाडाइन अक्रेलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन अक्रेलोनाइट्राइल। क्वेश्चन भरपूर आता है बाबू। तो भैया हम लोग सिंथेटिक में 3 देखे, बुना एन, बुना एस, नियोप्रीन। अब देख लेते हैं बुना एस नियोप्रीन। बुना एस नियोप्रीन, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ मेरे दोस्त, मेरे भाई। वो था मेरा 1,3-ब्यूटाडाइन और अक्रेलोनाइट्राइल से मिलकर बना। ये किससे बनता है? तो 1,3-ब्यूटाडाइन, इसका भी नाम सेम टू सेम वही होगा क्योंकि वही चीज लिखा हुआ है। गिनती गिन के भी तुम देख सकते हो। 1,3-ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,3-ब्यूटाडाइन और अक्रेलोनाइट्राइल, इसमें होगा 1,3-ब्यूटाडाइन और स्ट्रीन, सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पर सी एन था इसका, देख सकते हो। उसका सी एन था, सी एन नट्राइल क्योंकि सनाइड है। अब यहाँ पर क्या आ गया? स्ट्रीन, सी एच ऊपर में डबल बॉन्ड आता है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है? स्ट्रीन। इसका कॉमन नेम हो जाता है स्ट्रीन बाबू, स्ट्रीन। तो नट्रायल का एन ले लिया तो स्ट्रीन का क्या ले लेगा? एस। तो नाम क्या हो जाएगा? बुना एस। नाम से क्लियर है, बुना एन, एन मतलब नट्रायल, नट्रायल मतलब सनाइड, सी एन होगा यहाँ। और यहाँ हो जाएगा बुना एस, एस मतलब स्ट्रीन, स्ट्रीन मतलब एस, इसलिए इसका नाम होता है बुना एन, बुना एस। तो बुना एस 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टीन बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। कितना आसान है, यहीं से नाम से क्लियर है। अब इसमें भी क्या होगा? तो सर सेम टू सेम वही होगा सर, अब तो समझ में आ गया, अब डाउट क्लियर हो गया। ऊपर वाला में थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा था, लेकिन जो दोबारा आ गया ना ऐसा रिएक्शन सर, बिल्कुल समझ में आ गया। बुना एन बुना एस दोनों सेम है। अब क्या होगा देखो, इसको हटा देते हैं। पाई बॉन्ड हियर्स टूटेगा, पाई बॉन्ड हियर्स टूटेगा, पाई बॉन्ड हियर्स टूटेगा। टूटेगा तो एक पाई बॉन्ड सिर्फ बीच में आता है, बाकी बात ये तो पूरा हट जाता है। ये हटेगा तो एन मात्रा में हटेगा, तो इसका बॉन्ड कैसे पूरा करेगा? तो खुद से आके पूरा करेगा सर, खुद से आके पूरा करेगा। ये देखो आके चिपक गया, ये हट के चिपक गया। अब ऐसा ऐसा, अब ऐसा ऐसा यहाँ से ये भी एन हटेगा, ऐसा 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 बहुत सारा एन मात्रा में जुड़ता चला जाएगा, यहाँ भी एन मात्रा में जुड़ता चला जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा बुना, बुना स्टील लटका हुआ इसलिए एस। तो बुना एन का 1,3-ब्यूटाडाइन अक्रेलोनाइट्राइल, बुना एस का 1,3-ब्यूटाडाइन और स्ट्रीन। इसका उपयोग टायर, फुटवेयर, फुटवेयर मतलब जूता चप्पल, बेल्ट ईटीसी बनाने में किया जाता है। बस मोनोमर देख लो, एकलक देख लो और क्या बना रहा और किस कहाँ इसका उपयोग है, बस कहानी खत्म। चैप्टर इतना आसान है बाबू, बोलो कोई दिक्कत? नियोप्रीन का बात करें या क्लोरोप्रीन का बहुलकीय करण द्वारा बनाया जाता है। अरे भैया कौन किसे बनाया, तो सीधे देख लो। नियोप्रीन किससे बनता है? क्लोरोप्रीन से। क्लो देखो, अगर यहाँ पर CH2 यहाँ पर CH3 रहता था, आइसोप्रीन। अभी देख सकता है नेचुरल रबर सेम टू सेम यही था। कहाँ गया? दिखाई देता है। अब तो चैप्टर खत्म भी हो गया, दिखाई देते मेरे पास तो होगा ही। ये देखो नेचुरल रबर, बस यहाँ पर CH3 है, 4 कार्बन है, यहाँ भी है, यहाँ पर देख लो आके सेम है। कितना आसान याद करना। ये देखो बस यहाँ पर Cl है, क्या हो गया? आइसोप्रीन से क्लोरोप्रीन। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, सेम टू सेम ही रहने वाला है। आप ऐसा सोच रहे हाँ बिल्कुल सही बात, कुछ नहीं होने वाला है। बस इसका पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बीच में बना लेगा, और ऐसा ऐसा बहुत सारा जुड़ता चला जाएगा एन मात्रा में। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे बाबू? क्लोरोप्रीन। सब इसका नाम क्या हो जाएगा? नियोप्रीन, नियोप्रीन। तो बुनाइन का 1,3-ब्यूटाडाइन अक्रेलोनाइट्राइल, बुनाएस का 1,3-ब्यूटाडाइन स्ट्रीन, नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन। इसका उपयोग कन्वेयर बेल्ट में किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट समझ में आता है? अब तो मशीन आ गया है ना इलेक्ट्रिक वाला। पहले हम लोग का जो आटा गेहूं पिसाता था, उसमें एक बेल्ट लगता था, वहाँ मोटर चलता था, फिर वहाँ से एक रबड़ ला के फिर जहाँ पर हम लोग गेहूं पिसाता था वहाँ पर ला के लगाता था, और चक्का घूमता था, तब पूरा कन्वेयर बेल्ट ब्लैक ब्लैक वाला होता था, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। उसको बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि बूना एन, बूना एन, बूना एन ये मोनोमर होता है। बूना एन का क्या होता है? तो सर 1,3 ब्यूटाडाइन, और एन मतलब नट्राइल, नट्राइल मतलब सनाइड। बूना एन और अक्रेलो नट्राइल, बूना एन और अक्रेलो नट्राइल। ओ सॉरी 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 सॉरी, बूना एस लिखा हुआ है भाई, सॉरी। बूना, तो सर 1,3 ब्यूनाडाइन और एस फॉर स्ट्रीन, ब्यूटाडाइन और स्ट्रीन। नियोप्रीन किसका है? नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का है, सॉरी क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन अभी जस्ट बताएं। बूना एन और बूना एस क्या है? प्राकृतिक रबर है, सिंथेटिक रबर है? ए भैया सिंथेटिक रबर है। आ, हमारा नेचुरल जो है, प्राकृतिक जो है, केवल आइसोप्रीन है। कार के टायर के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अभी तो जस्ट बताएं, अभी तो जस्ट बताएं। ये देखो, ये देखो, टायर्स में किसका इस्तेमाल करते हैं? बूना इसका। कार बनाने, टायर, टायर बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? कार का टायर में, कार का टायर बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका? बूना रबर का, बूना एन चाहे बूना इसका, ताकि जंपिंग करते रहे। टेफ्लोन, टेफ्लोन यानी टेट्राफ्लोरोइथेन, स्टायरीन यानी कि टेरिलीन, और नियोप्रीन। अच्छा, स्ट्रीन लिखा हुआ, वो स्ट्रीन, टेफ्लोन, स्ट्रीन, नियोप्रीन, सब बहुलक है, संघनन बहुलक है, होमोपोलीमर है, मोनोमर। तो भैया स्ट्रीन, नियोप्रीन एक ही से, और टेफ्लॉन भी एक ही से मिलकर बनता है। तो कौन सा होमोपोलीमर? सब एक ही से मिलकर बना हो, देख लेना। टेफ्लॉन देख लो कॉपी में खोल के, स्टैंड देख लो, नियोप्रीन देख लो, सब एक ही से मिलकर बना है, तो क्या हो जाएगा? होमोपोलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा होमोपोलीमर है? होमोपोलीमर है, होमोपोलीमर मतलब एक ही से मिलकर बना है। तो भैया डेक्रोन मतलब टेरिलीन, ट्रेप्थेलिक एसिड, इथिलीन ग्लाइकोल। बुनाएस अलग अलग, एक 1,3 ब्यूटाडाइन और एक स्ट्रीन से मिलकर बनता है। बेकालाइट, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल, यानी ये भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? ब्यूराइल रबर। और ये आप लोग का सबसे लास्ट टॉपिक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्या होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये समझते हैं। अच्छा, कि बायोडिग्रेडेबल मतलब ना, नाम से क्लियर है, जैव निम्नीकरणीय बहुलक। यानी कि वैसा, देखो अब बहुलक तो हम लोग बना लिए। अब बहुलक दो प्रकार का होता है, एक बहुलक जो हमारे पर्यावरण में सड़ गल जाता है, एक जो नहीं गलता, सड़ता है। तो जितना संश्लेषित होता है वो लगभग अजैव होता है, मतलब जो बैक्टीरिया द्वारा नहीं सड़ता गलता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है जो मानव निर्मित बनाया है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बनाया है जो वायुमंडल में, ये सॉरी वायुमंडल मतलब जो पर्यावरण में, मिट्टी में जाके सड़ गल जाता है। जैसे कि संश्लेषित रबर आमतौर पर अजैव निम्नीकरणीय बहुलक होता है। संश्लेषित मतलब जो मानव बनाता है, वो रबर जो होता है वो आमतौर पर, या तो वो वैसे संश्लेषित बहुलक जो होता है वो आमतौर पर क्या होता है ना, कि सड़ गल जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, संश्लेषित रबर आमतौर पर अजैव, अजैव मतलब जो सड़ता गलता नहीं, अधिकतर जो मानव निर्मित बहुलक होता है वो सड़ता गलता नहीं है। जो वातावरण में लंबे समय तक रहता है, जिससे वातावरण प्रदूषण होता है। अगर सड़ता गलता नहीं है, अगर सड़े गलेगा नहीं, तो वातावरण बहुत लंबे समय तक रहेगा, और जिससे क्या होता है? वातावरण प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। लेकिन कुछ जैव निम्नीकरणीय बहुलक को बनाया गया है, और दो है। एक पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, या तो बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, नाम है इसका। पोली मतलब बहुत सारा जुटेगा तब बोलेंगे। तो पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट या तो बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। देखो, अब फिर से लेते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट एसिड से संघनन बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। अरे नाम से क्लियर है, देखो, ब्यूटीरेट, ब्यूटीरेट मतलब 4 कार्बन, और क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी वेलिरेट। चलो देखो, सी डबल बॉन्ड ओ एच, CH2, CH, OH, और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ पर हम एक और लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड OH, CH2, CH, OH,
CH2। अब गिनती गिन के देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो 1 2 3 4, तो 3 पर हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, 4 को हम लोग बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो AN ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, 3 पर हाइड्रोक्सी और 5 कार्बन है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो AN, और इसका एसएस हो जाएगा ओइक एसिड। हो गया भैया, इसी का कॉमन नेम ये लिखा गया है। ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो बगल वाला कार्बन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा बीटा, बगल वाला कार्बन अल्फा तो ये क्या हो जाएगा बीटा, तो बीटा पर अल्कोहल है तो बीटा हाइड्रोक्सी, और और देखना यहाँ देखो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक मतलब 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलते हैं ब्यूट्रिक, 5 को क्या बोलते हैं वलेर। तो यही बात लिखा गया कि यह बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का बात कर रहा है। ये देखो, और बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, यानी ये मेरा फंक्शनल ग्रुप, बगल वाला कार्बन अल्फा ये हो जाएगा बीटा, तो बीटा पर हाइड्रोक्सी, और 1 2 3 4, 4 कार्बन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं वलेर, एक को फॉर्म, दो को क्या बोलते हैं एसिड, तो वैलेरिक एसिड, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का बात कर रहा। आया बात समझ में? हाँ। अब ये बन जाएगा, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बाबू PHBV, PH PHBV। कारण P मतलब पोली, H मतलब हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी इसमें भी है, हाइड्रोक्सी इसमें भी है, H कॉमन ले लिए, और एक ब्यूट्रेट है और एक वेलेरेट है, PHB। तो ये क्या है, तो ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, यानी कि जैव निम्नीकरणीय बहुलक है, यानी कि सड़ गल जाता है आसानी से। ये बन गया, बिल्कुल बन गया। अब बस इसको क्या करना है, इसको ले जाके यहाँ पर रख दो, इसको हम ये हटा देते हैं, देखो कितना आसानी से बन जाएगा बाबू। बस खाली नाम से तुम लोगों को दिक्कत लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, कितना आसान वो देखो। और एक ले जाकर हम यहाँ रख दिए। अब ये भी हट जाएगा भाई, ये देखो। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सर हट जाएगा ना, OH और एक H2O बाहर, तो यहाँ से किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। ये देखो ऑक्सीजन जुट गया। यहाँ से भी OH हट जाएगा सर, ऐसा बहुत सारा जुड़ता चला जाएगा, n मात्रा में रहेगा तो यहाँ n हो जाएगा। यहाँ से भी मेरा एक H हट जाएगा, ऐसे ऐसे जुड़ता हुआ चला जाएगा, जुड़ता हुआ चला जाएगा n मात्रा में। अब देखो यहाँ भी जुड़ गया, तो इसको जो हम लोग बोलेंगे पोल PHBV, ऐसे ऐसा n मात्रा में जुड़ता चला जाएगा। ऐसा मान लेते ये भी n मात्रा में, और ये भी मान लेते n मात्रा में, पोली हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिएट और बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ऐसा बहुत मात्रा में बनता हुआ चला जाएगा बाबू। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? हाँ। अगर तुमसे पूछता बताओ PHB के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है, तो ईस्टर, COOR, 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 देख सकते हैं ईस्टर, COOR ईस्टर। इसका उपयोग स्पेशल पैकिंग और ऑर्थोपेडिक डिवाइस के लिए किया जाता है। स्पेशल पैकिंग मतलब समझ में आता है ना, रोल वगैरह हम देखता है, जो रहता है सिल्वर टाइप का पतला सा रोल वाला माछ का देता है, फिर माछ उखाड़ उखाड़ के ऐसे ऐसे करके बिक देता है, फिर खाता है, तो वही रहता है मेरा PHBV। समझ में आया? तो स्पेशल पैकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या तो आजकल जो आने लगा है वो दोना वगैरह, जो शादी वगैरह में नाश्ता वगैरह देने के लिए क्या कहता है, जो चांदी टाइप का होता है, सिल्वर टाइप का रहता है, वाइट वाइट टाइप का, जिसको ऐसे मस्त मोड़ के मेटल टाइप का रहता है, बिक देता है, हाँ वही है मेरा PHBV। कैसे बनता है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, इसी का कॉमन है ऊपर दे रखा है। H2O यहाँ से देख सकता है, सिंपल बाहर निकालेगा तो चिपक जाएगा, कितना आसान है बाबू, बस इसको याद कर लेना है। ओके, और एक सबसे लास्ट है हमारा कि नायलॉन 2 नायलॉन 6। नायलॉन 2 मतलब 2 कार्बन देगा, नायलॉन 6 मतलब 6 कार्बन देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का CH2, अगल में इधर NH2 रहता है तो ग्लाइसिन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 कार्बन के बजाय कितना कार्बन हो जाएगा, 5 कार्बन। देख सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन, इसके पास कितना कार्बन, एक, इसके पास कितना कार्बन, 5, एक कार्बन रहेगा तो ग्लाइसिन, और 5 कार्बन रहेगा तो कैप्रोइक एसिड, कॉमन नेम है कैप्रोइक एसिड। आ गया समझ में? उसमें मेरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप था पिछला बार PHBV में, तो सर उसमें मेरा था ईस्टर।
इसमें क्या रहेगा, देखो तुम लोग खुद देखो, नहीं तुम लोग खुद देख के बताओ। यहाँ से H, सॉरी यहाँ से OH और यहाँ से H, बाहर का निकल जाएगा H2O। n मात्रा में ऐसा ऐसा रहेगा तो, और यहाँ से ये रह जाएगा भाई, कैप्रोइक एसिड रह जाएगा। तुम लोग खुद देख लो। अब यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH, सॉरी यहाँ से एक N निकल गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH। क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, CONH2। यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, H। यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, OH। ऐसा ऐसा क्या होगा सर, जुड़ता हुआ चला जाएगा n मात्रा में, n मात्रा में। तो कौन सा मिला, CONH2, जो हमको नायलॉन 2 और जो नायलॉन 6 6 जो मिल रहा है, उसके अंदर कौन सा हमको मिलेगा, पोली अमाइड। बहुत सारा अमाइड हमको मिलेगा n मात्रा में है ना। अभी एक हमको CONH2 यहाँ मिल रहा है, ऐसे ऐसा बहुत सारा मिलेगा। और ये भी मान लेते हैं n मात्रा में, ये भी मान लेते हैं n मात्रा में, जुड़ता हुआ चला जाएगा वो। तो जो सड़ गल जाता है वैसा बहुलक दो है, एक PHBV और एक हमारा नायलॉन 2 नायलॉन 6। या ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड का संघनन बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। देखो कुछ अणु बाहर निकालने के बाद अगर जुड़ता है, जैसे H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा है तब ही जुट रहा, तो इसको संघनन बहुलकीकरण ही बोलते हैं। आगे समझ में, ठीक है। कितना आसान देख ला, ग्लाइसिन कैप्रोइक एसिड तो याद करना पड़ेगा बाबू। चलो इसका कुछ हम देख लेते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बहुलक है, मतलब कौन जो सड़ गल जाता है। तो सेलुलोज, पॉलीथीन, PVC। ये भी नायलॉन 6 सिंथेटिक है, PVC भी, पॉलीथीन भी नहीं सड़ता गलता है। कौन, सेलुलोज। सेलुलोज नेचुरल है बाबू, नेचुरल नेचुरल चीज हमेशा सड़ गल जाता है, प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से कौन जो है जैव नवीकरणीय बहुलक का उदाहरण है, PHBV। जैसे बताएं। अब देखो कुछ कुछ जो है तुम लोगों का सब्जेक्टिव है, जो याद रखना कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में अंतर बताएं, प्रत्येक एक उदाहरण दीजिए। ये एक सब्जेक्टिव आता है, थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक पढ़ा चुके हैं, इंपॉर्टेंट करवा चुके हैं। एक जो आता है तुम लोग का रबर का वल्कनीकरण से क्या समझते हैं, और सल्फर ऐड करता है तो देखता है ना, जो चिपचिपा हो रहा था, जो लोचदार नहीं हो रहा था, जो कमजोर हो रहा था, वो सारा गुण चेंज हो रहा था। तो ये क्वेश्चन ये भी है, ये भी कर पढ़ा चुके हैं बाबू हम। नायलॉन 6 की संरचना लिखिए। संरचना कैप्रोलेक्टम से होता है, जो अभी बताए नायलॉन 6 का, वो फिगर बना देना है। निम्नलिखित बहुलकों में से किन दो की संरचना तथा एकलक का नाम लिखिए। देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से मिलकर बनता है, पॉलीथीन इथीन से मिलकर बनता है, नायलॉन 6 हेक्सामिथिलीन डायमाइन और एडीपीक एसिड से मिलकर बनता है, और पॉलिस्टर जो है वो टेरिलीन से मिलकर बनता है। तो इनमें से सबका जो है एकलक लिखना है, और उसके अलावा किन्हीं दो का संरचना बनाना है। तो भैया दो को बना दो, जो आसान लगेगा बना दो, याद कर लेना, ठीक है। संरचना सबको बताते हुए आए हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट, बहुलिकीकरण क्या है, क्या है बहुलिकीकरण। तो ये बहुलक बनाने की प्रक्रिया को बहुलिकीकरण कहते हैं। और योगात्मक बहुलिकीकरण और संगणन बहुलकीकरण का दो शब्दों में परिभाषा कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण बताइए। तो योगात्मक ये 5 नंबर में आ जाता है। अगर अलग अलग आएगा योगात्मक बहुलकीकरण और संगणन बहुलकीकरण, तो वो आएगा 2-2 नंबर में। और कैसे लिखना है वो भी हम बता दिए। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप लोग का द इंड होता है बाबू, और चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो भी दोस्त यार हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपका रिलेटेड है, उन सबको जरूर वीडियो भेजिए। और आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जरूर कमेंट में लिखें। अच्छा लगा सर, बहुत समझ में आएगा सर, जहाँ डॉट है वो भी अपना आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए, और बाबा को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है।